Welcome back guys to our YouTube channel, and in this video we will be discussing CA Final SFM December 2021 exams SFM paper solutions. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ FR के सॉल्यूशंस डिस्कस करे थे एंड इस वाली वीडियो में हम SFM के सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं. आई होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस एंड प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड डू शेयर माय वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स. एंड इस वाली वीडियो के नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. मूविंग ऑन, सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन था वो आपका M&A पे था, मर्जर एंड एक्विजिशन पे. जो क्वेश्चन था पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. मेसर्स KPMS लिमिटेड वांट्स टू परचेज BRB लिमिटेड बाय एक्सचेंजिंग, क्या है इसका शेयर एक्सचेंज रेशियो 0.7:1 है. एंड फॉर ईच शेयर्स ऑफ BRB लिमिटेड, वो हमें पता ही है. इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है. KPMS लिमिटेड कंपनी है जो कि हमारी क्या है, एक्वायरर है, और BRB हमारी एक्वायरी है. इक्विटी शेयर दे रखे हैं 20 लाख, 8 लाख. EPS दे रखी है 40, 28. MPS दे रखा है दोनों का. तो क्या कहना चाह रहा है, ये मांगना चाह रहा है हमसे पहले इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ मर्जर ऑन EPS ऑफ द बोथ द कंपनीज. तो ठीक है, अगर ये हमसे कह रहे हैं कि भाई इम्पैक्ट बताओ मर्जर का ऑन द EPS ऑफ बोथ द कंपनीज, तो हम देख लेते हैं पोस्ट मर्जर EPS हमारे पास क्या रहेगा. पोस्ट मर्जर EPS के लिए हमें हमें क्या करना होगा, पोस्ट मर्जर अर्निंग देखनी होगी और क्या करना होगा, डिवाइड बाय पोस्ट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करना होगा. तो इसके अंदर अगर हम देखें तो EPS देखें, अगर हम दोनों की है, एक की है KPMS की 40 है एंड BRB की 28 है. तो हम निकाल देते हैं KPMS के 20 लाख शेयर्स इनटू में 40, तो इसकी अर्निंग आ जाएगी 8 CR. एंड BRB क्या आ जाएगा, 8 लाख शेयर्स इंटू 28, इसकी आ जाएगी अर्निंग 2.24 CR. दोनों को ऐड करेंगे तो पोस्ट मर्जर जो अर्निंग आ जाएगी आपकी 10.24 CR आ जाएगी. ठीक है ना. अर्निंग आपने KPMS की निकाल ली. कैसे निकाल ली, EPS का फॉर्मूला आपको पता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. उस फॉर्मूले से हमने निकाली KPMS की अर्निंग्स, ऐसे हमने BRB की अर्निंग्स निकाली, दोनों को ऐड करा तो 10.24 CR आ गया. अब डिवाइड बाय करेंगे पोस्ट मर्जर इक्विटी शेयर्स, वो क्या रहेंगे, आपने बोला कि पोस्ट मर्जर KPMS के शेयर्स हो गए 20 लाख एंड आपके BRB के शेयर्स कितने आपके हैं, 8 लाख है, बट शेयर एक्सचेंज रेशियो कितना है, 0.7:1. तो 8 लाख पे हम लगा देंगे 0.7, यह है 5,60,000. बी KPMS के कितने 20 लाख, ऐड करो दोनों को, तो आया आपका 25,60,000. और आपका टोटल अर्निंग्स कितनी थी, 10,24,00,000 डिवाइड बाई 25,60,000. तो आपका क्या आ गया, EPS पोस्ट मर्जर आ गया आपका ₹40. तो ये आपका ₹40 आ गया EPS पोस्ट मर्जर. तो हम देख लेंगे दोनों का इम्पैक्ट क्या करना है, कंपैरिजन देख लेंगे. अब कंपैरिजन क्या देखेंगे कि प्री मर्जर EPS कितनी थी, पोस्ट मर्जर EPS कितनी है. प्री मर्जर EPS, अब इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी, KPMS की कितनी है प्री मर्जर EPS 40 और पोस्ट मर्जर भी 40, तो इसका इम्पैक्ट नील हो गया. और BRB की अगर हम देखें EPS पोस्ट मर्जर जो है, वो प्री मर्जर तो आपकी 28 है, पोस्ट मर्जर कितनी आई. अब उसके लिए आपको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट EPS देखते हैं कि भाई उसको कितने शेयर मिल रहे हैं, 0.7:1 का शेयर एक्सचेंज रेशियो है और टोटल पोस्ट मर्जर EPS कितनी है, 40 है. तो 40 पे 0.7 का रेशियो लगा दो, 28 आ गया. तो इक्विवेलेंट EPS BRB कितनी हो गई, 28, और प्री भी कितनी थी, 28, तो इसका इम्पैक्ट भी नील हो गया. तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यही था. देखिए ये इन्होंने कर रखा होगा, इन्होंने कहा कि 20 लाख इसके शेयर्स हैं, इसकी 8 लाख हैं, दोनों की इन्होंने प्रॉफिट या फिर अर्निंग निकाल ली, अर्निंग्स को दोनों को ऐड करा. ये पी रेशियो पे भी हम आएंगे, अभी हमारा वो काम नहीं है. पी रेशियो और इम्पैक्ट देखते हैं. हाँ देखो, प्री मर्जर EPS हम इनकी 40 और 20 दे रखी थी, और आफ्टर मर्जर कैसे आई, इसकी 40 और ये 28, ये हमने कैसे निकाला इसका देख लेते हैं हम. ये सेकेंड वर्किंग नोट. देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मर्जर इक्विटी शेयर्स कैसे निकाले, 5,60,000 के हैं, ये BRB के जो हमने इशू करे हैं. एग्जिस्टिंग हमारे 20 लाख हैं, टोटल हो गए 25,60,000. और टोटल प्रॉफिट 10 करोड़ 24 लाख कैसे आया, दोनों को ऐड कर दिया, ये रहा 8 लाख एंड 2.24 CR, दोनों को ऐड करा, 8 करोड़ एंड 2.24 CR को ऐड करा, तो 10.24 CR आया. दोनों को डिवाइड करा तो पोस्ट मर्जर EPS आ गई 40. अब पोस्ट मर्जर EPS 40 आ गई तो KPMS का तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो 1:1 का एक्सचेंज रेशियो, एक्सचेंज क्या, वो तो खुद की कंपनी है. और BRB का कैसे करा, इक्विवेलेंट EPS निकालते हैं, वो देखो मैंने नीचे नोट भी डाल रखा है इसका. BRB का देखो ये रहा 40 मल्टीप्लाई 0.7, क्योंकि इसके लिए हमेशा क्या देखते हैं, इक्विवेलेंट EPS देखते हैं. दोनों का कंपैरिजन करा, देखा इम्पैक्ट क्या है इसका, नील है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सिंपल था आपका. अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है. द मैनेजमेंट ऑफ BRB लिमिटेड हैज कोटेड शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑफ 1:1 for the merger. ठीक है, assuming that P ratio of KPMS will remain unchanged after the merger. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर EPS P रेशियो सेम है, तो मतलब P रेशियो ऑफ दी KPMS जो है
वो आपका प्री मर्जर आफ्टर मर्जर दोनों का सेम रहेगा। तो मर्ज एंटिटी का पी रेशियो भी सेम रहेगा जो केपीएमएस का पी रेशियो है। अब पी रेशियो कैसे निकालते हैं, एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस इसका क्या है 250 डिवाइड बाई इसकी ईपीएस कितनी है 40, तो 250 डिवाइडेड बाय 40 ये आएगा पी रेशियो आपका 6.25। अब जब भी इन्होंने पी रेशियो दिया है मतलब ये कह रहा है कि घंटे बच जाने चाहिए हमें, सारी जो कैलकुलेशन आगे जो क्वेश्चन की कैलकुलेशन होगी वो सारी आपकी एमपीएस के बेसिस पे होगी, चाहे वो गेन लॉस निकलवाए या वो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकलवाए, वो सारी एमपीएस के बेसिस पे कैलकुलेशन होगी, दैट इज मार्केट वैल्यू की। क्योंकि देखो आपने आगे बोला है गेन और लॉस भी निकालो शेयर होल्डर्स का, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। तो जब भी पी रेशियो आता है आप ईपीएस वाले से भी कर सकते हो, बट बेटर जो एडवाइजेबल है वो आपको एमपीएस वाले तरीके से सारी कैलकुलेशन करनी है, चाहे वो गेन लॉस हो या कुछ भी हो। तो उन्होंने पी रेशियो निकलवाया, उन्होंने कहा कि मर्ज एंटिटी का पी रेशियो 6.25 है। अब आप बताओ इसका क्या निकाला है, व्हाट बी द गेन फ्रॉम मर्जर। अब मैंने कहा गेन फ्रॉम मर्जर कैसे निकालेंगे, दोनों की एमपीएस कंपैरिजन होगी। एमपीएस देखो दोनों की पहले वाली तो दे रखी है प्री मर्जर 250 है 160 है, बट पोस्ट मर्जर कैसे निकालेंगे। पोस्ट मर्जर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमपीएस पोस्ट मर्जर निकालनी है। उसके लिए उन्होंने क्या करा 6.25 का पी रेशियो दिया है। अब आपको पता है एमपीएस पोस्ट मर्जर का एक और फॉर्मूला होता है ईपीएस पोस्ट मर्जर मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो। ईपीएस पोस्ट मर्जर हमने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाल ही लिया था, दैट इज 40, और पी रेशियो कितना है आपका 6.25। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40 इंटू 6.25, आंसर आएगा 250। ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है सर, इन्होंने बोल दिया शेयर एक्सचेंज रेशियो 1:1 करके निकालो। मतलब अब बहुत लोगों ने क्या करा पहले वाली ईपीएस से ही मल्टीप्लाई कर दिया पी रेशियो, ऐसा नहीं होना। इन्होंने एक और चीज कर दी कि भाई 1:1 जब आपका क्या होगा शेयर एक्सचेंज रेशियो तब बताओ। तो दोबारा इसकी ईपीएस पोस्ट मार्जिन निकालो 1:1 के लिए। कैसे निकालेंगे, अर्निंग तो सेम रहेगी 10.24 सीआर, बस डिनोमिनेटर में जो आपका है वो चेंज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे, अब 8 लाख के शेयर है, पहले हमने 0.7 लगाया था, अब इसमें 1 लगा दो, तो 8 लाख तो एज इट इज आ गया, 20 लाख इसके और शेयर है, तो 28 लाख आपके पोस्ट मर्जर शेयर्स हो गए। और ईपीएस कितनी आपकी अर्निंग्स कितनी थी 10 करोड़ 24 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोड़ 24 लाख आपकी टोटल अर्निंग्स हो गई, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 28 लाख। तो ये आया आपका 36.57 के आ गया ईपीएस पोस्ट मर्जर। जैसे 36.57 ईपीएस पोस्ट मर्जर आया, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे पी रेशियो से, ये आएगा आपका 228.5625, ये आ गया आपका क्या आया आपका एमपीएस पोस्ट मर्जर। देखो ये कैलकुलेशन होंगी इसकी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तो देखो कि शेयर एक्सचेंज रेशियो 1:1 करा, सेम टेबल है फर्स्ट पार्ट वाली, बस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 0.7 इसको इग्नोर करना है, ये यहाँ पे 1 है ये, तो यहाँ पे 8 लाख आ गया और यहाँ पे 20 लाख आ गया, और 28 लाख आपके टोटल इक्विटी शेयर्स हो गए। प्रॉफिट तो सेम है 10.24 सीआर, ईपीएस आ गया 36.57। एमपीएस निकालने के लिए आपने क्या करा पी रेशियो से मल्टीप्लाई करा, 228.56 आपकी एमपीएस आ गई। जैसी आपकी एमपीएस है अब इसका कंपैरिजन कर लो, प्री वाली कितनी थी 160 थी, तो 68.56 आपका क्या आ गया इंक्रीज आ गया। किसके लिए कह रहा है ये, अभी हमने इसमें केपीएमएस के लिए निकाला, हमने बीआरबी के लिए निकाला है, क्योंकि इन्होंने बोला ही होगा बीआरबी के लिए निकालो, तो बीआरबी के लिए ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, इन्होंने कहा फाइंड आउट गेन और लॉस टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ केपीएमएस लिमिटेड इफ द एक्सचेंज रेशियो इज 1:1। अब इन्होंने कहा केपीएमएस के लिए गेन और लॉस निकालो, तो सेम था क्वेश्चन, या तो दोनों सेकंड और थर्ड पार्ट को मर्ज कर देता है। अब गेन और लॉस टू केपीएमएस लिमिटेड क्या होगा 228.56 माइनस 250, इनको तो लॉस आ गया 21.44 का, इनको तो लॉस हो गया 21, हाँ देखो ये यार लॉस फ्रॉम मर्जर 21.44, कुछ नहीं था, एक कैलकुलेशन के दो पार्ट बना दिए इन्होंने। कैलकुलेशन सेम थी, 228.56 वाली फिगर हमने ऊपर निकाली ली सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में क्या करा उसको 250 से कंपेयर कर लिया। एग्जाम में चाहे तो दोनों को मर्ज कर सकता था एक पार्ट में, उन्होंने अलग अलग करा, तो हमने भी अलग अलग सॉल्यूशन दिखा दिया, वेरी सिंपल। और आपका जो है फोर्थ वाला पार्ट है, इन्होंने कहा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकालो एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ केपीएमएस लिमिटेड। अब मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो जो है केपीएमएस लिमिटेड क्या चाहेगा कि कितना मैं दे सकता हूँ, तो ऑब्वियसली वो देखेगा कि भाई मुझे बीआरबी की वजह से जब मैंने उसे एक्वायर करा, मर्जर हमारा मर्जर हुआ, तो मेरी मार्केट वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, उसमें मेरी एग्जिस्टिंग कितनी है, तो जो हमारी इंक्रीज हुई है उसके बेसिस पे मैं उसने उसे शेयर देना चाहूँगा, उससे ज़्यादा तो नहीं दूंगा। ठीक है, तो वही हम देख लेते हैं। अब मैंने कहा कि मेरी क्या है एमपीएस पोस्ट मर्जर आया था मेरा 228.56, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने पोस्ट मर्जर। अब इन्होंने एक और चीज़ करा है, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकालना है ना हमें, ठीक है। मल्टीप्लाई पे हम क्या कर देंगे 28 लाख के हमारे पोस्ट मर्जर शेयर हो गए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं हमारी मार्केट की वैल्यू कितनी है, उसमें से हम माइनस कर देंगे केपीएमएस की, तो हम देखेंगे बीआरबी की एक्चुअली वर्थ कितनी है। तो हम देखते हैं पोस्ट मर्जर हमारा एमपीएस क्या रहा 228.56 मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर्स कितने हैं केपीएमएस और बीआरबी दोनों के मिला के 28 लाख। तो हमने देखा कि भाई 6400 लैक्स के आसपास हमारी क्या आ रही है मार्केट वैल्यू आ रही है मर्ज एंटिटी की जो होनी चाहिए। और केपीएमएस की कितनी है अगर हम देखें तो 20 लाख शेयर्स हैं इसके, 250 का एमपीएस है, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख 5 लाख 5000 लैक्स तो इसकी है केपीएमएस की, तो माइनस करो तो पता चला 1400 लैक्स बीआरबी लिमिटेड की एक्चुअल वर्थ है।
तो उतने ही हम उसे शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, तो 1400 डिवाइडेड 1400 लैक्स डिवाइड बाय क्या करेंगे, जो हमारा एमपीएस है केपीएमएस का, दैट इज 250। तो पता चला कि हम 5.6 लाख शेयर्स ही इशू करेंगे बीआरबी को। जब हम उसे 5.6 लाख शेयर्स इशू करेंगे और एक्चुअली में उसके कितने शेयर्स हैं 8 लाख, तो शेयर एक्सचेंज रेशियो निकल जाएगा 5.6 डिवाइड बाई 8.7। तो ये आंसर सिंपल था। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या पता आपको समझ ना आए तो देख के जरूर समझ आ जाएगा। देखिए, तो सेम था ये 228.57, ये हमने 56 ले लो, 57 राउंड ऑफ कर दो, ये हमने ऊपर निकाल ही लिया था सेकंड पार्ट में। और 28 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बीआरबी केपीएमएस के ऐड करके मल्टीप्लाई करा तो 6400 लैक्स आ गया मार्केट वैल्यू। अब केपीएमएस की कितनी मार्केट वैल्यू 5000 लैक्स, ये कैसे निकाला, 20 लाख शेयर्स थे और 250 का उसका एमपीएस था, तो 5000 लैक्स आ गया। और तो देखा कि भाई वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी, शेयर होल्डर्स को, जो मर्ज एंटिटी में शेयर होल्डर्स किसके, बीआरपी लिमिटेड के, मर्ज एंटिटी के अंदर उनकी कितनी वैल्यू है, मतलब 1400 लाख है। और एमपीएस कितना है हमारा, अब शेयर्स कौन इशू कर रहा है, केपीएमएस, उसका एमपीएस कितना है 250, डिवाइड कर दो, शेयर्स कितने आए 5.6 आ गए। तो 5.6 आ गए और उसके एग्जिस्टिंग कितने थे 8 लाख। अब इसका रेशियो निकल जाएगा 5.6 डिवाइड बाई 8। ऐसे ये रेशियो निकाल दो, 0.7 शेयर ऑफ केपीएमएस फॉर 1 शेयर ऑफ बीआरबी, ये था। ऑल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हैं, हम अर्निंग वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अर्निंग से कैसे, जब अर्निंग वाले से निकालोगे तो पी रेशियो का यूज आएगा। अब देखो अर्निंग में क्या करा इन्होंने, करा आपको क्या करना होता है, हम हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू निकालनी है। अब पी रेशियो वाले से कैसे होगा, अर्निंग्स देख लो, अर्निंग्स देख लो, उसको पी से मल्टीप्लाई करो, टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अर्निंग्स कितनी थी 1024 लाख, ये तो हम पहले निकाल के आ चुके हैं। और पी रेशियो 6.25, देखो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 6400 लैक्स। तो ऊपर वाला क्वेश्चन सेम हो गया, 6400 लाख यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया बस। और -5000 थी हमारी केपीएमएस की मार्केट वैल्यू, और मर्ज एंटिटी में जो शेयर होल्डर्स ऑफ बीआरबी की वैल्यू है वो 1400 डिवाइड बाई 250 क्या एमपीएस ऑफ केपीएमएस, तो 5.6 लाख शेयर्स आ गए। तो बस ये आपका 0.7:2 शेयर का केपीएमएस आ गया, शेयर एक्सचेंज रेशियो। तो ये वाला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये पूरा स्टडी मैट का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये है आपका कौन सा क्वेश्चन है ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है या ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, दोनों को ही मिक्सचर क्वेश्चन है ये। ठीक है, या तो आप इसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोल लो या आप इसे क्या म्यूचुअल फंड बोल लो, दोनों का सेम क्वेश्चन है ये, दोनों चैप्टर का मिक्स कर रखा है इन्होंने। अब इन्होंने क्या मांगा है, ये क्या मांगना चाह रहे हैं, कह रहे हैं एक्सपेक्टेड एनएवी बता दो पर यूनिट 38 सितंबर को क्या होगी बोथ द स्कीम। कौन कौन सी स्कीम है, एजे म्यूचुअल फंड है और आरपी म्यूचुअल फंड है। अच्छा, इन्होंने कहा एनएवी इसकी कितनी 80 है, कंसिस्टिंग 95% इक्विटी एंड रिमेनिंग कैश बैलेंस। अच्छा, 80 का 95% अगर हम देख रहे हैं 76 इक्विटी और बाकी क्या बचा आपका कैश बैलेंस, तो वही इन्होंने लिखा हुआ 76 इक्विटी, बाकी 4 क्या बचा आपका कैश बैलेंस। ठीक है, और आरपी म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है 61 तो है टोटल एनएवी और 60 की इक्विटी है, बाकी ₹1 का बैलेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम कर देते हैं। और एक बार मैं हाईलाइटर देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, बाकी ₹1 का इनका क्या है कैश बैलेंस। तो ठीक है, ऐसे थोड़ा सा बाइफर्केशन बना लो इस स्टेटमेंट के, मुझे नहीं लगता कोई मार्क्स है, बट हाँ थोड़ा बाइफर्केशन कर लोगे तो आगे कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। ठीक है, अब सर हम ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं, इक्विटी कैश क्यों कर रहे हैं, अरे सर यहाँ पे ना शार्पर रेशियो ट्रेनर रेशियो दिया है, और आपको पता है यहाँ पे दिया है कि इन्होंने क्या है, एक तो मंथली कॉस्ट 0.5 पर यूनिट दी गई है तो अलग ही होगी। ये शेयर मार्केट रोज, एक बार मैं इसे हाईलाइट इरेज करके दोबारा हाईलाइट करता हूँ, आपको अलग से दिखेगा इसकी दूर से हाईलाइटर से। अब देखते हैं, ये देखो, देखो शेयर मार्केट रोज बाय 2% इन दी मंथ ऑफ सितंबर। अच्छा, अगर शेयर मार्केट 2% से बढ़ रहा है तो मेरा जो इक्विटी है किसके अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, इक्विटी शेयर मतलब जो स्टॉक है वो कितना बढ़ेगा, वो हम कैसे निकालते हैं, अगर मेरा मार्केट इतना बढ़ रहा है तो मेरा कितना शेयर बढ़ेगा, वो तो हम बीटा से निकालते हैं। बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा से जो निकालते हैं चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न, तो उन्होंने चेंज इन मार्केट रिटर्न तो दे दिया 2%। अब हम देख लेते हैं चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न कितना है, अब वो कैसे निकालेंगे बीटा। अब बीटा दे नहीं रखा क्वेश्चन में, अब बीटा कैसे निकालेंगे। अब आया यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या कहता है भाई, शार्पर रेशियो ट्रेनर रेशियो से हम बीटा निकाल लेंगे। अब शार्पर रेशियो क्या होता है आपका, देखते हैं एक्सेस रिटर्न अपॉन में क्या करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और ट्रेनर रेशियो क्या होता है एक्सेस रिटर्न अपॉन में क्या बीटा। अब देखो इन दोनों को इक्वेशन को अगर हम आपस में लिंक करेंगे तब बीटा निकल जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं शार्प रेशियो 1.5। अब कहते हैं कि एक्सेस रिटर्न, देखो एक्सेस रिटर्न के लिए क्या होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एजे म्यूचुअल फंड, माइनस में क्या करेंगे हम इसका, माइनस में करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न, अपॉन में क्या करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास फिगर्स तो नहीं है बट हम एक बार इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन आपके लिए करा है, शार्प रेशियो 1.5 है। अब इन्होंने कहा इक्वेशन डालो, क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क रिटर्न अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमें 10 दे रखा है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आ गया।
तो अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ फिगर्स तो नहीं मिली, बट हमें इक्वेशन मिल गई एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इक्वल टू 15। ठीक है, अब हमने देखा ट्रेनर रेशियो क्या है, ट्रेनर रेशियो 12 है, और ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन में क्या आ जाता है, बस बीटा आ जाता है। तो अब देखो हम इसमें फिर पुट कर देंगे, ट्रेनर रेशियो 12 है, 12 इक्वल टू क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, ये हमें पता नहीं बट हमने ऊपर वाले पार्ट में निकाला है 15, तो 15 को यहाँ पे पुट कर दो अपॉन में बीटा। तो अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो बीटा आ जाएगा हमारा 1.25। ठीक है, 1.25 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसी इक्वेशन से आरपी म्यूचुअल फंड का बीटा निकाल देंगे। कैसे, ये आप सेल्फ करना पड़ेगा आपको, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो, शार्प रेशियो 3 हो गया, ट्रेनर रेशियो 10 हो गया। एक्सेस देखेंगे तो अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 6 हो गया। पहली वाली शार्प रेशियो से अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क रिटर्न कितना हो गया, 3 × 6 18। ठीक है, बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा कैसे निकालेंगे, 18 डिवाइड बाई 10। ठीक है, 1.8। तो ये आप अपना आप देख लेना, मैंने आपको एक करवा दिया है। शार्प रेशियो 3, ये भी 3, ये हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, 6 एस डी आ गया, और 18 आपकी ये वाली इक्वेशन बन गई। इसमें पुट करा तो बीटा 1.8 आ गया। ये तो बहुत सिंपल था। जैसे हमारा बीटा निकला तो अब एक चीज़ देखने आपकी बनती है कि भाई अगर मार्केट शेयर 2% बढ़ रहा है और एजे म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी कंपोनेंट है उसका बीटा 1.25 आया, तो अगर मार्केट 2% से बढ़ रहा है और एजे म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी कंपोनेंट है वन उसका बीटा 1.25 आया, तो मतलब एजे म्यूचुअल फंड का इक्विटी कंपोनेंट है वो कितने परसेंट से बढ़ेगा, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2.5% से बढ़ेगा। और आरपी म्यूचुअल फंड कितने से बढ़ेगा, जो उसका इक्विटी कंपोनेंट है वो कितने से बढ़ेगा, उसका बीटा 1.8 है, मार्केट 2% से बढ़ रहा है तो 3.6%। तो ये इन्होंने निकाला होगा। देखो 2.5%, 3.6%, कैसे, मार्केट तो 2% से बढ़ रहा है, बीटा इनका 1.2 है, इसका 1.8 है, मल्टीप्लाई करा तो पता चला इक्विटी कॉम्पोनेंट 2.5 से बढ़ना चाहिए एजे म्यूचुअल फंड का, और आरपी म्यूचुअल फंड का 3.6 से बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया आपका। ठीक है, अगर मैं देखूं बढ़ा के देखूं तो क्या हुआ 76, चलो मैं इस पर बाद में आता हूँ, पहले एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये इक्विटी का हमें बताया कि कितना कितना बढ़ना चाहिए, इसे हम बढ़ा देंगे। और एक बार हम देखते हैं कैश कंपोनेंट के अंदर इन्होंने कुछ एक्सपेंस दे रखा था यहाँ पे 0.50 पर यूनिट। ठीक है, और मंथली कॉस्ट है और कितने मंथ्स है, अगर हम देखें 31 अगस्त 2021 पे इन्होंने दे रखी है एनएबी, और हमें निकालनी कब है 30 सितंबर, तो मतलब एक महीना ही है। तो हम ठीक है 0.50 एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार माइनस कर देंगे किस में से, कैश में से, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया ना। अभी कैश बैलेंस कितना निकाला हमने, निकाला देखो यहाँ पे ये रहा 4 निकाला और यहाँ पे 1 निकाला, ₹4 ₹1 पर यूनिट। इसमें से 0.5 माइनस करो, मतलब ₹3.5 और ₹0.5। ठीक है, ये कैश कंपोनेंट। इक्विटी कंपोनेंट कैसा आया, इक्विटी कंपोनेंट बताया तो अभी 76 आया ना। अब इसमें कितना ऐड करेंगे 2.5%, 60 आया, इसमें कितना ऐड करेंगे 3.6%। कैसे निकाला वो तो अभी हम निकाल के आए हैं वाले पार्ट में, ये रहा। इक्विटी कंपोनेंट के लिए हमने बताया ना, मार्केट 2% बढ़ेगा तो ये 2.5 बढ़ेगा, मार्केट 2% बढ़ेगा तो ये 3.6 बढ़ेगा, तो वो इन्होंने निकाला है। और कैश इन हैंड देखो 4 आया और यहाँ पे 1, ये हमने निकाल ही लिया था। इसमें से इन्होंने मंथली कॉस्ट माइनस करी 0.5 की, तो इन्होंने कहा बैलेंस ऑफ कैश एज ऑन 30 सितंबर कितना आ गया 3.5 और 0.5। ठीक है, बढ़िया, डन। और वैल्यू ऑफ इक्विटी ये तो हमने निकाल ही ली है। कैसे निकाली है, 76 का हमारा इक्विटी था, उसमें अब हमें ऐड करना है 2.5%, ये आ गया 77.9। और आरपी म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी कॉम्पोनेंट की वैल्यू कितनी है 60 प्लस 3.6%, ये आया आपका 62.16। और कैश बैलेंस एज ऑन 30 सितंबर हमने निकाल ही रखा है 3.5 और 0.5, फर्स्ट ये रहा ऊपर ही निकाला है। सर इतना कंफ्यूज मत हो, एनएवी क्या आ गई एज ऑन क्लोजिंग, दोनों को ऐड कर दो, 77.9 प्लस 3.5 81.4, और 62.16 प्लस 0.5 62.66 डन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इसके अंदर एक ही ट्रिक थी यार, आप सब सोचोगे यार हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दी, हम रिस्क रिटर्न नहीं दी, हम कैसे शार्प रेशियो लगाएं, हम कैसे ट्रेनर रेशियो लगाएं, लगाना ही नहीं था, दोनों को इक्वेट करके बीटा की वैल्यू निकालनी थी। उससे आपको क्या करना था, इक्विटी को ऐड करना था, क्योंकि मार्केट 2% बढ़ रहा है तो आप देखना था इक्विटी कॉम्पोनेंट कितना बढ़ेगा। जब वो परसेंटेजेस आ गई इक्विटी पे ऐड करके, और आपको क्या करना था, ऐड करना था कैश बैलेंस, उसमें से क्या करना था, लेस करना था आपको, क्या करना था, मंथली कॉस्ट। आपकी एनएवी आ गई एज ऑन 30 सितंबर। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी है। थ्योरी, अगर ये वाली थ्योरी तो पता नहीं कितने बार एग्जाम में आ गई, शायद नवंबर 20 एग्जाम में भी आई थी। वट इज द मोड ऑफ फाइनेंसिंग इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, वट इज द मोड ऑफ फाइनेंसिंग इज कॉल्ड इन स्टार्टअप व्हेन अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू फाउंड एंड बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसेस और फ्रॉम द ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द न्यू कंपनी, ब्रीफली एक्सप्लेन ब्रीफली द मेथड। ये तो बूट स्ट्रैपिंग का क्वेश्चन है, ये सब तो आपको अपना आप देख के चले जाओगे भाई। बूट स्ट्रैपिंग को कहते हैं क्या,
जब एक पर्सन अपने पर्सनल फाइनेंसेस को लाता है या फिर जो ऑपरेटिंग रिवेन्यूज ऑफ द फर्म होते हैं या कंपनी होते हैं, उसके रिवेन्यू से ही वो क्या करता है कंपनी को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, तो उसे क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। और इसके सोर्सेज क्या होते हैं, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, लीजिंग। तो उसकी थ्योरी आपको यहाँ पे चिपका नहीं थी, सब याद करके। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, सप्लायर्स जब क्रेडिट देते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दिया है। विजिट कैसे, अब आपने कहा कि भाई सप्लायर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, क्रेडिट वर्थिनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, सप्लायर के पास जाओ, अपना विजिट करो सप्लायर के प्रीमाइसेस, अपना ऑर्डर प्लेस करो, और ओनर ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर में गिव दी हाफ दी ऑर्डर ऑन क्रेडिट, ये सब आपकी अलग चीज। फैक्टरिंग क्या होता है, अकाउंट रिसेवेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल्ड, ये सब आप लिख लो। और फैक्टरिंग ऑल्सो फ्रीज ऑफ मनी दैट अदरवाइज आर टाइड टू रिसीवेबल्स। और लीजिंग क्या होता है, जब भी आप इक्विपमेंट को लीज पे लेते हो रेदर देन परचेजिंग इट। और इसका एक एग्जांपल दिया, इट्स मच बेटर टू लीज कब होता है। और देयर आर एडवांटेजेस, जो भी आपके टैक्स बेनिफिट्स वगैरह एडवांटेजेस आते हैं। तो ये आपकी थ्योरी थी 4 मार्क्स की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेकंड का ए। ये सेकंड का ए क्या है, ये आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ईवी और एमबीए पे क्वेश्चन था। लोग ईवी तो करते हैं, एमबीए लोगों को पता नहीं होता एमबीए क्या होती है, बट मैं आपको तभी बता दूंगा अभी। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो आप इंटरमीडिएट एफएम से निकालते आ रहे हो। मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मतलब वैक, वैक बोलते हैं, WACC बोलते हैं। मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, के इंटू क्या होता है, वेट ऑफ इक्विटी प्लस KD इंटू वेट ऑफ डेट। तो ये तो बहुत सिंपल था। इसमें क्या करते हैं, अब वेट ऑफ डेट तो ठीक है, KD कौन सा लेते हैं, पोस्ट टैक्स लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में KD तो नहीं दिया, बट क्या दिया है, 8% डिबेंचर। अब इसको पोस्ट टैक्स करो, टैक्स रेट कितना है, 30%। तो 8 माइनस 30% कितना है, 5.6। तो आपका हो गया कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ डेट देखो, कॉस्ट ऑफ डेट 5.6 चाहिए, बढ़िया। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे है, वो तो CAPM मॉडल से लगा लो। CAPM मॉडल से निकालेंगे ना, क्यों, वही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रिस्क रिटर्न दे रखी है, मार्केट रिटर्न दे रखी है, इक्विटी बीटा दे रखा है। तो CPM कैसे निकलता है, RF प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू RM माइनस RF। RM क्या देखा है, 12% माइनस 7% RF इंटू में क्या हुआ, बीटा 1.4 प्लस क्या करा RF 7, 14% आ गया, बढ़िया। 14% आपका के ही हो गया। अब इसको क्या करो, वेट, वेट क्या है, वेट आ जाओ, वेट। ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल 250, रिजर्व एंड सरप्लस 250। अब इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का कॉस्ट सेम होता है, या तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज 14 दोनों का। और 8% डिबेंचर, इसका कॉस्ट कितना, वो तो हमने निकाला है 5.6 पोस्ट टैक्स KD, बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, आ गया हो आ गया हो। देखो वही रखा, 250 14%, 5.6, बढ़िया। अब इसका वेटेड एवरेज करो कैसे, 14 मल्टीप्लाई बाई 250, 14 मल्टीप्लाई बाई 250 और 5.6 मल्टीप्लाई 250, दोनों तीनों को डिवाइड कर दो, 750 क्या है, 11.2%, बढ़िया। 11.2% क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, बहुत सिंपल था, बच्चे बच्चे ने वाला पार्ट कर दिया होगा। और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, ईवी कैसे निकालते हैं, आपको पता है, नोपैट लेते हैं हम, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, या फिर कहते हैं EBIT 1 माइनस टी, माइनस क्या करते हैं, इन्वेस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय WACC, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल KOB बोलते हैं इसे। और हमने KO तो निकाल लिया, इन्वेस्टेड कैपिटल और नोपैट हमें निकालना है। नोपैट कैसे निकालेंगे, नोपैट ये रहा। आपने देखा कि भाई सेल दर की 1000 लाख, और माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 620, 1000 लाख माइनस 620 कितना आया, 380 का आपका नोपैट आया, नोपैट नहीं आया, क्या आया, EBT आया, माइनस टैक्स कर दो 30%। ये आपका क्या आ गया, 266 लैक्स। ये आपका क्या आ गया, अर्निंग बिफोर, ये नोपैट आ गया आपका, आंसर बिल्कुल ही गलत, ये चीज़ नहीं है, 266 बिल्कुल भी नहीं है। एक लाइन और पढ़ लेना सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। आपका जो नोपैट होता है उसमें तो कभी भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता मतलब, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है मतलब एक्सक्लूड नहीं होता है। कैसे सर आपके तो इंक्लूड होते हैं, कंफ्यूज तो करो, कंफ्यूज नहीं होना। सेल माइनस जब भी आप निकालते हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब क्या होता है, आपको इंटरेस्ट माइनस नहीं करना, आपको टैक्स माइनस नहीं करना। अब ये कह रहे हैं जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो आप जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल में से माइनस करोगे तो इंटरेस्ट भी माइनस हो जाएगा, बट हमें इंटरेस्ट माइनस नहीं करना। दैट मीन्स हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से इंटरेस्ट पहले लेस कर लो, और उसके बाद जो फिगर आएगी वो सेल में से लेस कर लो, समझे कैसे। सर अगर हम देखें 250 लाख से हमारे डिबेंचर हैं, उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आएगी, 250 मल्टीप्लाई बाई 8%, 20 लाख, 20 लाख आएगी। तो अगर मैं देखूँ मुझे 20 लाख का इंटरेस्ट लेस नहीं करना, इन अदर वर्ड्स मुझे EBIT लेना है। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें क्या करना है, मुझे 1000 की सेल हो गई, माइनस में मुझे क्या करना है, 620 करना है। तो 380 का क्या आ गया मेरा, अर्निंग बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं, अर्निंग बिफोर टैक्स है बट आफ्टर इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस हो गया ना मेरा, तो इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा था। तो जब आपने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दो, तो आपको 400 लैक्स आ गया ईबीआईटी। अब इसमें से लेस क्या कर दो, इसमें से लेस क्या कर दो, टी टी टैक्स माइनस कर दो, टैक्स माइनस करेंगे 30%, तो 280 आपका क्या आ जाएगा, नो पैट। इस तरीके से निकालोगे इन्होंने, मैंने ही निकाला है सर। किसने क्या, 1000 लाख माइनस में, अब देखो 620 में से मैंने आपसे इन अदर वर्ड 20 लाख ऐड करवा लिया था, या फिर मैं कहूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से इंटरेस्ट को हटा ही दो, तो वही मैंने करा, 250 लैक्स में से 8% हटा दिया और आफ्टर टैक्स कर दिया, तो 280 लैक्स एडजस्टेड नो पैट आ गया। इन्वेस्टेड कैपिटल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस 8% डिबेंचर्स, तो तीनों को ऐड करा 750 लाख इन्वेस्टेड कैपिटल, ये तो आसान था। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने पार्ट वन में 11.2% निकाल ही ली है। और कैपिटल चार्ज कैसे आ जाएगा, इन्वेस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो क्या है 7050 इंटू में 12%। फास्ट हो गया क्या, थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं। 750 मल्टीप्लाई बाय 11.2%, यह आपका 84 का आपका क्या आ गया है, कैपिटल चार्ज आ गया है। अब एडजस्टेड नो पैट क्या है आपका 280 लैक्स माइनस में 84, ये तो आप इक्वेशन बिठा दो, और ई वे आपकी आ गई 196 लैक्स। इसको क्रॉस चेक करने का तरीका बताऊँ, बहुत सिंपल है। आप कैसे करते हो, आप नॉर्मल देखो, आप कैसे इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हो, आप कैसे सेल 1000 माइनस में आप कहते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो लेस करते हैं जब आप अपनी ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है। तो मैं 620 लाख लेस करा, क्या है 380 लैक्स आ गया, इसमें से क्या करा टैक्स माइनस करा 30%, ठीक है 266 हो गया। अब इसमें से क्या लेस करूंगा, जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो कॉस्ट है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम उन्हें दे रहे हैं, वो क्या थी 14% थी। और दोनों का अगर हम देखें 250 इक्विटी शेयर कैपिटल को भी देना है, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट भी है, रिटेन अर्निंग कॉस्ट भी है, तो दोनों को मतलब 500 लाख हो गया। 500 लाख में 14% भी हम लेस कर देंगे 266 लाख में से, तो आंसर क्या है 196। ये शॉर्टकट है मैच करने का, जिसको समझ आया ठीक है, नहीं आया आगे बढ़ो। और मार्केट वैल्यू एडिट कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू एडिट, अब इसके ना दो चीज़ हैं, वैसे तो आपको पता है इंस्टीट्यूट ने जो करा हुआ, या हम जो निकालते हैं मार्केट वैल्यू हम निकालते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, बट इन्होंने दिया मार्केट वैल्यू ऑफ डीवाई लिमिटेड। अब जब इन्होंने डीवाई लिमिटेड दिया, तो हम अज्यूम कर रहे हैं, या क्वेश्चन जो साइलेंट है, या रीजनेबल इंटरप्रिटेशन जो होनी चाहिए कि 900 लाख के अंदर हमारा 8% डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू भी इंक्लूडेड है। तो बहुत लोगों ने, या फिर जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में है, उन्होंने क्या करा होगा, यहाँ पे ना इन्वेस्टेड कैपिटल माइनस करा है। कैसे, हमने इक्विटी भी माइनस करा है मार्केट वैल्यू में से, हमने रिजर्व सरप्लस भी माइनस करा है, हमने 8% डिबेंचर्स भी माइनस करे हैं। दैट मीन्स हमने क्या करा है, हमने सब कुछ ही लेस कर दिया है। हमने 750 लेस कर दिया है, 750 लेस कर दिया है किसके अंदर से, 900 में से। 900 में से मैं क्या लेस करता हूँ, 250 करता हूँ, 250 करता हूँ, 250 करता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पे से बचेगा 150 आपको मार्केट वैल्यू एडेड, 150 मार्केट वैल्यू एडेड। बट जो आप सबको पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम मार्केट वैल्यू किसके लिए निकालते हैं, मार्केट वैल्यू निकालते हैं इक्विटी के लिए निकालते हैं। तो उसके लिए बहुत लोगों ने क्या करा है, या जो होना चाहिए आप नोट दे के डाल सकते हो यहाँ पे, कि भाई हम इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस मतलब 500 ही माइनस करेंगे, सिर्फ 500 माइनस करेंगे तो 400 आ सकता है। तो देखते हैं कि इंस्टीट्यूट इसके लिए क्या निकालता है, बट जो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट 150 ही आंसर निकालेगा। बट देखते हैं, आप अपना नोट डाल के 400 भी मार्केट वैल्यू एडेड निकाल सकते हैं। लेट्स सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2B। ये 2B आपका बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, किसी को नाम याद हो तब भी कर दे। ये कह रहे हैं भाई क्या होता है आपका फ्यूचर्स के अंदर हम कैसे डील करते हैं, हमें क्या होता है, हमें क्या होता है मार्जिन के अंदर खेलना होता है, हमें मार्जिन डिपॉजिट करना होता है, फिर जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, मार्क टू मार्केट गेन लॉस हमारा क्या है, कहाँ से एडजस्ट होता है, मार्जिन में से एडजस्ट होता रहता है। तो ये आपका MTM वाला क्वेश्चन था, और उन्होंने मांगा भी वही है, देखो भाई डेली बैलेंसेस मार्जिन अकाउंट के बना दो, और पेमेंट बता दो, कहीं कोई मार्जिन पेमेंट कुछ करनी है क्या, मार्जिन कॉल वॉल है क्या कुछ, देखो मार्जिन कॉल कह रहा है, मार्जिन कॉल निकालो। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट ही बना लेंगे, पर उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा इनिशियल मार्जिन कितना और मेंटेनेंस मार्जिन कितना है। ठीक है, इनिशियल मार्जिन कह रहा है कि भाई हमारे 2 लॉट हैं, और 17300 पे है, एक लॉट के अंदर 50 यूनिट्स हैं, और इनिशियल मार्जिन हमारा कैसे 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकला, मैं देखा 17300 है, क्या है निफ्टी फ्यूचर का प्राइस, और 2 लॉट मैंने परचेज करे मल्टीप्लाई 2, एक लॉट के अंदर 50 यूनिट्स हैं, तो 17,30,000 हमारा क्या आ गया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। उसका 10% हमने करा, इनिशियल मार्जिन आ गया 1,73,000 मेरा, 1,73,000 बढ़िया। और मेंटेनेंस मार्जिन क्या है, इनिशियल का भी 80%, मतलब 1,73,000 का 80%, मतलब 138,400। बेहतरीन, 138,400, हमारे सारे आंसर मैच हो रहे हैं, बढ़िया होने भी चाहिए, हमने मेहनत जो करी है। और आपका क्या आया, देखो हमारा इनी अब हम देखते हैं, अब देखो हमने मार्जिन डिपॉजिट करा कितना, इनिशियल कितना करा 173,000,
और हमने मेंटेनेंस क्या निकाला 138,400। मेंटेनेंस मार्जिन क्या डिनोट करता है? मेंटेनेंस मार्जिन ये डिनोट करता है कि अगर मेरे निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर मुझे इतना लॉस होता है कि वो मेरा जो मार्जिन है, इनिशियल मार्जिन 138,400 से नीचे आ जाता है, तो मुझे अपना क्या है, कॉल प्रीमियम, मतलब मुझे अमाउंट उसमें ऐड करनी पड़ेगी कि वो मेरे इनिशियल मार्जिन तक चली जाए। सपोज मेरा 138,400 से गिर के मेरा चला जाता है 1,30,000 तक हो जाता है, मतलब इतना लॉस हुआ कि मेरे इनिशियल मार्जिन अब 1,30,000 तक प्रिवेल कर रहा है। तो 1,30,000 तक प्रिवेल कर रहा है और मेरा इनिशियल मार्जिन कितना था 173,000। तो मुझे अल्टीमेटली जो अमाउंट ऐड करना पड़ेगा वो 43,000 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो इनिशियल मार्जिन तक चला जाए। तो ये मेंटेनेंस मार्जिन कॉन्सेप्ट था, आप सबको पता ही होगा। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्या है, डेली मार्जिन क्या है, MTM क्या है, मार्जिन, मार्क टू मार्केट प्रॉफिट, मार्क टू मार्केट गेन क्या है हमारा डेली का। अब देखते हैं 17,340 हो गया। 17,300, अब मैं यहाँ पे फास्ट जाऊंगा, बहुत आसान है। 17,340 माइनस 17,300, कैसे? आपने 17,340 माइनस 17,300, हमारे वैल्यू बढ़ गई, लॉन्ग पोजीशन हमने ली है, लॉन्ग पोजीशन लिए तो हमारा ऑब्वियसली अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा, तो 40 का फायदा हुआ। कितने लॉस थे? 2 लॉट थे, एक लॉट के अंदर 50 यूनिट। अगर मैं देखूँ 4,000 का फायदा हो गया, बेहतरीन, 4,000 का फायदा हो गया। इनिशियल मार्जिन 173,000 था, तो टोटल हमारा क्या हो गया 177,000, वही हुआ। 4,000 का फायदा हुआ, ये 177 आ गया। अब नेक्स्ट में हमारा प्राइस क्या हो गया 17,180, और प्रीवियस डे का जो हमारा क्लोजिंग था 17,340, हमारा लॉस हो गया, 160 का लॉस हुआ। मल्टीप्लाई 100 कर दो, कैसे? 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई 2 लॉट्स 100 यूनिट्स, 16,000 का लॉस हो गया। अब 177 तो हमारा पहले हो गया था, इसमें से 16,000 लेस कर दो, तो हमारा वैल्यू आई वही 161,000। ये अभी भी मेंटेनेंस मार्जिन से ऊपर है, तो हमें कोई आपको कॉल मनी लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा 16,990 हो गया। अब 16,990 माइनस में प्रीवियस क्या था 17,180, कितना लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया हमारा 16,990 माइनस में 17,180, ये हमारा 190 का लॉस हो गया। 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई करो, मतलब 19,000 का लॉस हो गया। तो हमारा टोटल बैलेंस आ जाएगा 142,000 मार्जिन का, ठीक है, 142,000, बेहतरीन। और उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, 16,900 माइनस में 16,990, तो ये आपका 90 का लॉस हो गया। ये वाला 90 का लॉस हुआ, इस पे 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई करो, 9,000 का लॉस। तो अभी बैलेंस आपका आ गया 133,000। अब यहाँ पे क्या हुआ सर 133,000, जैसे 9,000 का लॉस हुआ आपका इनिशियल मार्जिन 133,000 पे चला गया, और आपका मेंटेनेंस मार्जिन क्या था 138,400, तो मतलब बिलो, मतलब इससे चला गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल तक लेके आना पड़ेगा आपको अपने मार्जिन को। तो इनिशियल कितना है 173,000, और अभी 9,000 का लॉस होने के बाद कितना हो गया 133,000, तो आप कितना लेके आए 40,000 ऐड कर दो कॉल मनी। तो 40,000 ऐड करिए, अब देखो 40,000 ऐड करते ही 173 आपका इनिशियल मार्जिन आ गया। अब उसके बाद देख लो क्या प्रॉफिट है लॉस है। प्रॉफिट हो गया 17,120 माइनस में 16,900, ये कितना आया 220 का आपका क्या हो गया फायदा हो गया। 100 यूनिट पे 22,000 ऐड कर दो, 173,000 में टोटल 195 आपका क्या आ जाएगा मार्जिन, ठीक है, 195 आ गया, बेहतरीन। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, स्टेटमेंट बनानी थी। उसके बाद कहा कि भाई गेन और लॉस बताओ आर को, अगर कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हो जाता है 7/9 को, तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हो गया तो गेन लॉस बता दो। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट का था 17,300 पे, क्लोजिंग कितना हुआ 17,120, 17,120, और लॉन्ग पोजीशन है 17,120, मतलब प्राइस गिर गया, लॉस हो जाएगा इसको, कितना 180 का। कितनी यूनिट्स हैं 50 यूनिट, कितने लॉट हैं 2, तो 18,000 का लॉस हो गया ऐसे, 18,000 का लॉस। ये आसान था आपका, ठीक है। और उसके बाद क्या आया आपका, आया व्हाट वुड बी द गेन और लॉस इफ मिस्टर आर हैज टेकन अ शॉर्ट पोजीशन, तो उल्टा हो जाएगा। अगर उसने शॉर्ट लिया था मतलब 17,300 पे उसने सेल करा था, अब बाय कितने पे करेगा 17,120 पे, तो इसका फायदा हो जाएगा 17,300 माइनस 17,120 मल्टीप्लाई बाय 50, 18,000 का इसका गेन हो जाएगा। मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट आपस में उल्टे हैं, एक दोनों के रिवर्सल। अब सी पार्ट क्या है आपका, 2 का सी, इन्होंने कहा विच टाइप ऑफ रिस्क कवर्स दी डिफॉल्ट बाय द काउंटर पार्टी, लिस्ट आउट द वेज टू मैनेज दिस टाइप ऑफ रिस्क। ये आपका थ्योरी वाला 4 नंबर क्वेश्चन है। और कौन सा टाइप का रिस्क है, ये आपका कौन सा क्रेडिट रिस्क है, डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क है, और इसके हिंट्स वगैरह दे रखे हैं। फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज, कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आ गई, हॉस्टाइल एक्शन ऑफ गवर्नमेंट फॉन गवर्नमेंट हो गया, लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी, इंसॉल्वेंट हो गया। टेक्निक्स क्या है, ड्यू डिलिजेंस कर लो, और डू नॉट ओवर कमिट अ सिंगल एंटिटी और ग्रुप ऑफ कंसर्न एंटिटीज, नो योर एक्सपोजर लिमिट्स है, रिव्यू द लिमिट्स एंड प्रोसीजर टू क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली, रैपिड एक्शन कुछ ले लो, और यूज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इंश्योरेंस और अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये आपका थ्योरी वाला 4 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका कहाँ का क्वेश्चन है, ये आपका कहाँ का क्वेश्चन है,
एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एंड एवरेज रिटर्न निकलवा रहा है ये आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या कह रहा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका। ये कह रहा है 1 अप्रैल 2020 पे के लिमिटेड इन्वेस्टेड करा है पोर्टफोलियो में, ये आपके पोर्टफोलियो दे रखे हैं। डिविडेंड इनकम 40% 50% दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है। पहले पार्ट ने क्या मंगवाया, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ बोथ द कंपनीज, मतलब क्या एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस का निकलवा रहा है। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या होता है, आप कहते हो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस जैसे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हो, 200 को मल्टीप्लाई करो 0.4 से, 240 को मल्टीप्लाई करो 0.4 से, 260 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से। ये तो आप अपना नाम निकाल लेना चाहिए, मेरे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप ऑलरेडी निकाल के बैठे होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। क्या आंसर आया, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। क्या आंसर आया, इसका आ गया 228। और जल्दी से केडी लिमिटेड का निकालो, 300 इंटू 0.4 और 320 इंटू 0.4 और 350 इंटू 0.2, ये आपका आ गया 318। तो 318, तो 228 और 318 दोनों का ये आपका है। 228 और 318 ये आपके क्या आ गया, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब ये देखा जाए तो ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया ये जो स्टडी मैट के अंदर जो क्वेश्चन था वो ज़्यादा लेंथी था, उसके अंदर हमें 2 ईयर की कैलकुलेशन करवाई थी। एक तो फर्स्ट ईयर के अंदर एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर में जब करते हैं तो फर्स्ट ईयर का बेस चेंज हो जाता है रिटर्न निकालने के लिए, वेट चेंज हो जाते हैं। बट इन्होंने क्या करा, सिंपल कर दिया, उन्होंने कहा हमें एक ही साल का रिटर्न बता दो क्या होगा। अब पता नहीं 8 नंबर के लिए तो कुछ ज़्यादा पूछ लिया, बट ठीक है, हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई, अब हमें देखना क्या होता है, रिटर्न निकालने के लिए क्या होता है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलते हैं, P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन P0। P1 माइनस P0 प्लस D1, इसका क्या लॉजिक है, D1 मतलब आपने क्या रिटर्न की फॉर्म में अगर आपको देखा है, दो रिटर्न मिल रही है आपको, एक तो डिविडेंड इनकम मिल रही है और आपको क्या मिल रही है, कैपिटल गेन मिल रहा है। डिविडेंड इनकम दे रखा है 40% 50%, तो इसका देख लो फेस वैल्यू क्या है, इसकी 10 है, इसकी 10 है, तो दोनों को 4 और 5, 4 और 5 इन दोनों को डिविडेंड मिल रहा है, पी के लिमिटेड के डी लिमिटेड को। और उसके बाद देखो कैपिटल गेन क्या है, कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, प्राइस एट दी एंड माइनस प्राइस एट दी बिगनिंग। प्राइस एट दी एंड हमने अभी निकाला है एवरेज, एवरेज क्या निकाला इन्होंने बोला ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट प्राइस एज ऑन 31 मार्च 2021, मतलब प्राइस एट दी एंड को हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी से करके एक्सपेक्टेड प्राइस निकालेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस माइनस में आपने क्या करा, इनिशियल प्राइस क्या था 210 290। अब इसका क्या है एक्सपेक्टेड प्राइस, इसका 228 आया था, किसका, पी के लिमिटेड का, माइनस इन्होंने क्या करा, और इनका क्या है ओपनिंग, P0 क्या है 210, तो इनका कैपिटल गेन है 18। अब नीचे वाले केडी लिमिटेड का क्या है 300 एंड क्या था इसका, हाँ 318 था इसका एक्सपेक्टेड प्राइस, माइनस में क्या कर दो ओपनिंग प्राइस क्या था 290, इसका आ गया 28 का आपका कैपिटल गेन, ठीक है। ये आपका आसान हो गया। देखो 4 और 5 का डिविडेंड आया, 18 का आपका क्या आया, पी के लिमिटेड का कैपिटल गेन, के डी का 28, दोनों को ऐड करा 22 और 33, ये आपकी क्या आ गया, यील्ड आ गई, यील्ड आ गई मतलब रिटर्न आ गया। अब आपको रिटर्न एवरेज रिटर्न परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, अब इसको डिवाइड किससे कर देंगे, P0 से, P0 क्या था 210 290, देखो वही चीज़ है। अब देखो वही करा है इन्होंने, 22 डिवाइड बाय 290 क्या आया 7, क्या कर रहा हूँ मैं अभी 290 नहीं 210, उल्टा नहीं करना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। 22 डिवाइड बाय 210% 10.47, 10.48 आ गया, और इसको क्या करें 33 डिवाइड बाय 290, ये आया आपका 11.38। अब ये तो आ गया इंडिविजुअल। अब पोर्टफोलियो क्या करेंगे, पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होता है, पोर्टफोलियो रिटर्न इज द वेटेड एवरेज रिटर्न। इंडिविजुअल रिटर्न हमने निकाली 10.48%, 11.38%। वेटेड एवरेज रिटर्न निकालने के लिए हमें वेट चाहिए होंगे, वेट कैसे निकालेंगे, वेट तो सिंपल है, दे रखे हैं, दे नहीं रखे मतलब निकालने हमें, निकालने कैसे हम, देखो मैं दूसरे से हाईलाइट करता हूँ आपके लिए, दूसरा हाईलाइट आ गया ग्रीन, देखिए। अब इन्होंने कहा क्या करा, 2000 शेयर्स इसके हैं और इसका परचेज प्राइस क्या है 210, तो इसको देखो 2000 मल्टीप्लाई 210, इसमें इन्वेस्टमेंट होगी 4,20,000 पी के लिमिटेड के अंदर, और के डी लिमिटेड के अंदर 1000 शेयर है, इन्वेस्टमेंट कितनी है 290, तो इसकी कॉस्ट होगी 1000 इंटू में 290, ये आ गई आपकी 2,90,000, दोनों को ऐड करो 7,10,000, तो इसका वेट निकल जाएगा कैसे, 4,90,000 डिवाइड बाई 7,10,000, इसका आया 0.69, 0.69, 0.69 या फिर क्या था 0.69, 0.69 क्या क्या कर रहा हूँ मैं अभी, मिस्टेक नहीं, 2,02,000 इंटू में 210, 4,20,000, 1,000 इंटू में 290, 2,90,000, दोनों का एड 7,10,000, तो 4,20,000 डिवाइड बाई 7,10,000 क्या आया 59.15, 59.15, 59.16, ठीक है, 16 राउंडिंग ऑफ कर दी। और इसकी कैसे निकलेगी, के डी लिमिटेड की 2,90,000 डिवाइड बाई 7,10,000, यह आया कितना 40.85, 40.84 कर दो राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो ये आपके आ गए वेट्स आ गए, वेट्स आ गए तो वेटेड एवरेज रिटर्न निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 10.84 सिंपल कैसे 10.48 मल्टीप्लाई बाय 59.16%,
और 11.38 मल्टीप्लाई बाय 40.84%, दोनों को ऐड करा 10.484756। ठीक है, वेटेड एवरेज रिटर्न। तो ये वाला पार्ट सिंपल था, इन्होंने सिर्फ हमसे एक ईयर की कैलकुलेशन मांगी। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका अगेन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इन्होंने क्या करवाया, हेज वेज करवाया है। इन्होंने कहा कि भाई मेरा पोर्टफोलियो के अंदर मेरे पास जो है मैंने इन्वेस्टमेंट करी है ML लिमिटेड के अंदर करी है, इक्विटी शेयर्स 1000 है, बीटा वैल्यू 1.25 है, प्राइस पर इक्विटी शेयर 700 है। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है, अब मुझे हैच करना है। अब जब भी हम हैच करते हैं, हम कैसे हैच करते हैं, हम ये देखते हैं, हम हैच करते हैं। अब इन्होंने क्या करा है, इन्वेस्ट करा है किसके अंदर, ML लिमिटेड के अंदर। तो हम लॉन्ग पोजीशन में गए हैं, हैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर्स के अंदर रिवर्स पोजीशन मतलब उल्टी पोजीशन लेनी पड़ेगी। लॉन्ग का मतलब शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन, शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेनी पड़ेगी। अब कितने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करें, अब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हम पहले कितना हैच करें, टोटल वैल्यू टू बी हैच। अब इसके क्वेश्चन के अंदर बीटा वैल्यू 1.25 तो दी है, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि परसेंटेज विच वी वांट टू हैच, मतलब पी कितना हैच करना चाहता है, मतलब पी क्या कुछ रिस्क रिस्क करना चाहता है या नहीं करना चाहता, क्या ये उसको परफेक्टली हैच करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बीटा बताएं कि डिजायर्ड बीटा उसका क्या है, तो हम उसे जीरो मान के हम अज्यूम करते हैं कि परफेक्टली हैच सिचुएशन है। परफेक्टली हैच सिचुएशन है तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू टू बी हैच। हम देखेंगे 1000 शेयर है और 700 का उसका प्राइस है, तो 7 लाख की हमारे पास इसकी कॉस्ट हो गई इन्वेस्टमेंट, और 1.25 इसका बीटा है। तो कैसे निकालना है, सी वी इंटू बी टी, करंट सी वी इंटू डी बी, सी वी इंटू ई बी करते हैं, सी वी इंटू बी मतलब करंट वैल्यू पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाई इक्विटी बीटा। ठीक है, तो आपने वही करा होगा, इन्होंने करा होगा सी वी इंटू बी ई बी। तो 8,75,000 क्या हो गया, परसेंटेज विच वी वांट टू हैज, और मतलब इस टोटल वैल्यू जो हमें हैज करनी है वो है 8,75,000। और हम देख लेते हैं कि भाई टोटल हमारी वैल्यू कितनी है, एक निफ्टी फ्यूचर की 17,500, और लॉट साइज क्या हमारा 50 फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हो 17,500 इंटू 50, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट की हमारी वैल्यू है 8,75,000, और हमें कितने हैच करने थे 8,75,000। तो देख लेते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने रहेंगे, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट 1 आ गया। देखो ये इन्होंने करा होगा। अब देखो क्या करें, पहले मैंने आपके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट लिख दिया कि लॉन्ग पोजीशन है तो शॉर्ट लेंगे, शॉर्ट है तो लॉन्ग लेंगे। इस वाले केस में लॉन्ग है तो हमने शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन ली है। और कितना में हेजिंग करनी है, हम करते हैं सी वी इंटू ई बी करते हैं, करंट वैल्यू पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई पे हमारा जो बीटा होता है। अब डिजायर्ड बीटा है नहीं तो हम सपोज करते हैं कि सारा हेज करेंगे, परफेक्टली हेज सिचुएशन है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा पता चला कि हमें 8,75,000 हेज करना है। अब 1 निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है 17,500 इंटू में इसका 50 लॉट साइज हो गया, तो 8,75,000 दोनों को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, जो इस वाले केस में आया है 1। बढ़िया। अब जब 1 कॉन्ट्रैक्ट आया तो हमें पता चला हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन लेनी पड़ेगी, तो इन्होंने वही लिखा है, सेल 1 कॉन्ट्रैक्ट सितंबर निफ्टी फ्यूचर विच आर करंटली कोटिंग है 7,500 और 50 का लॉट साइज है। परफेक्टली है सिचुएशन हमने अज्यूम कर लिया है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें डिजायर्ड बीटा नहीं दिया हुआ था। ठीक है, और सेकंड वाले पार्ट में क्या है, प्रॉफिट लॉस निकाल लो एक्सपायरी पे। अब इन्होंने क्या करा, निफ्टी फ्यूचर राइज 10%, एमएल फॉल बाय 5%। अब निफ्टी फ्यूचर 10% बढ़ गया, हम पहले क्या थे शॉर्ट पोजीशन पे थे, शॉर्ट पोजीशन पे अब 10% बढ़ गया, हमें तो यहाँ लॉस हो जाएगा। कैसे लॉस हो जाएगा, हमने देखा 17,500 था, 10% बढ़ गया तो 19,250 हो गया, माइनस करा 17,500, 1750 इंटू में हमारे कितने लॉट थे, एक लॉट था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, और इसमें लॉस साइज है 50, तो 87,500 का लॉस आ जाएगा हमारे पास इसमें, 87,500। ठीक है, ये आप निकाल देना, बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट में क्या, एम एल लिमिटेड भी गिर गया, एम एल लिमिटेड गिर गया मतलब हम तो लॉन्ग थे, गिर गया तो हमें इसमें भी लॉस हो गया, दोनों में लॉस हो गया। तो एम एल लिमिटेड का क्या प्राइस चल रहा था, इसका चला 700, माइनस में इन्होंने गिरा 5%, 665 का प्राइस आया, और इसका लॉस हुआ 35 इंटू में इसका क्या हुआ 1000 शेयर से, तो 35,000 का इसका लॉस हो गया, 35 का इसका लॉस हो गया। दोनों को ऐड भी कर सकते हैं या अलग भी दिखा सकते हैं, 87,500 प्लस 35,000 टोटल लॉस आ गया 1,22,500। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने दोनों का लॉस बता दिया, दोनों का प्राइस पता चला, दोनों के अंदर लॉस हो गया। बट ये देखा जाए तो इन्होंने हेज भी करवाया था कि भाई ये हेज कैसे करेगा, जब हेज करेगा तो हेजिंग वाले केस में क्या होता है, जब हम परफेक्टली हेज करते हैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जीरो आता है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जीरो आता है। जब इसका राइज हुआ 10% से, जब फॉल हुआ 5% से, तो हम इसमें एक और भी केस कर सकते थे कि भाई हम यहाँ नोट डाल के कि भाई कि हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट पार्ट में तो आपने हेजिंग करवाई है तो परफेक्टली हेज सिचुएशन है, अगर निफ्टी राइज होता है 10% से उसका इम्पैक्ट देते कि भाई एम एल लिमिटेड कितना राइज या फॉल होता। और जैसे देखो ना निफ्टी राइज 10% हो रहा है तो एम एल लिमिटेड कितना होगा 1.25 से बीटा मल्टीप्लाई करके 12.5% ये राइज होता। या फिर एम एल लिमिटेड फॉल बाय 5% हो रहा है तो इसको हम देखते हैं कितना होता, 4% से हमारा निफ्टी फ्यूचर फॉल होता। तो इस तरीके से हम परफेक्टली सिचुएशन करके टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जीरो भी दिखा सकते थे,
बट इस क्वेश्चन ने ऐसा कुछ मांगा नहीं था, बट आप एक्स्ट्रा वर्किंग कर सकते थे विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दी एग्जाम। और इन्होंने क्या करा, थर्ड पार्ट में करा, इज इट पॉसिबल स्टॉक एज निफ्टी टू रेज और फॉल एट द सेम परसेंटेज। हाँ बिल्कुल हो सकता है सेम परसेंटेज पे। एक तो ये केस है कि भाई दोनों का बीटा 1 हो, और इस वाले केस में भी क्या करा कि भाई दोनों का 1.25 बीटा है और 1.25 बीटा है। बीटा आप कहते हो कि भाई जब मार्केट इंक्रीज हो रहा है 1% से, तो बीटा 1.25 मतलब क्या, हमारा एम एल लिमिटेड 1.25% से इंक्रीज होगा। बट इन्होंने क्या करा कि दोनों सेम परसेंटेज पे इंक्रीज हो, ऐसा कब हो सकता है? हम ये कह सकते हैं कि भाई बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, और वो अप्रोक्सीमेट मेजर है जो पास डेटा के बेस पे निकाला गया है। पास डेटा के बेस पे निकाला गया तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे कि भाई ऐसा नहीं है कि 1.25 ही प्रिवेल करेगा, एक्चुअली में भी शेयर एक्सचेंज रेशियो कुछ और हो सकते हैं या आपके प्राइस कुछ और हो सकते हैं। जैसे इस वाले केस में देखा जाए निफ्टी राइज हो रहा है तो पर ये एम एल निफ्टी तो फॉल ही हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही अलग चला गया। और इन्होंने क्या किया, क्या दोनों राइज हो सकते थे क्या? ये अगर 10% से बढ़ रहा है तो ये भी 10% से बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता था अगर बीटा 1 हो, या फिर कि भैया वो अप्रोक्सीमेट मेजर है 1.25, पास डेटा के बेस पे निकाला गया है। ऐसा कुछ नहीं कि वही प्रिवेल करेगा या उसके बेसिस पे एक्चुअल मार्केट प्राइसेस को प्रिवेल करेंगे। ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट मेजर है, ठीक है। तो वही थ्योरी लिखनी थी आपको, ये सब मैंने निकलवा दिया। भैया या तो 1 हो या फिर इन्होंने क्या करा, अप्रोक्सीमेट मेजर। हाँ बस ये 2 लाइन मुझे आपको दिखानी थी, बाकी आप सब पढ़ लेना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बताओ क्या होता है। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, प्राइस मूवमेंट ट्रेंड्स, ये तो ठीक है। 3 नंबर 3 पॉइंट्स थे इसके, और आपको थोड़ा सा और स्टार्टिंग में इसकी चोरी लगा लिख सकते थे आप टेक्निकल एनालिसिस की, और 4 नंबर आप लेके जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका बेसिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है ये। और इसमें क्या करना है हम देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। और यूएस लिमिटेड कंपनी है, उसको प्लांट सेटअप करना है इंडिया में। अब उन्होंने क्या करा, रुपीज़ में कर रहा है 8 मिलियन, और इसका क्या है, सैलरी वैल्यू 2 मिलियन की है, और लाइफ 5 ईयर्स की है, और एसएलएम मेथड हम फॉलो करते हैं। और इन्होंने क्या करा है, वन टाइम वर्किंग कैपिटल भी इन्होंने 1 मिलियन की लगाई है। तो 1 मिलियन की जब इनिशियल लगाई तो लास्ट में रिलीज भी करेंगे, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका डेप्रिसिएशन क्या आएगा, 8 मिलियन माइनस में 2 मिलियन की सैलरी वैल्यू डिवाइड बाई 5, मतलब 1.2 मिलियन, या फिर कह लो 12 लाख। 12 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, उस पर टैक्स सेविंग भी देखनी पड़ेगी हमें। और ये तो इनिशियल 8 लाख के है, 8 मिलियन का है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में लोअर है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 है, एडिशनल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट 5 लाख की है। 5 मिलियन 0.5 मिलियन या 5 लाख एक की बात है। और 80,000 यूनिट्स की एक्सपेक्टेड सेल है, सेलिंग प्राइस 100 है, और टैक्स रेट 34% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है। और इन्होंने दे रखा है कि यूएस रेट में इन्फ्लेशन इंडिया में इतनी है, यूएस में इतनी है, कितनी, यूएस में 8%, इंडिया में 9%। एक्सचेंज रेट करंट मतलब स्पॉट रेट 72 का है। तो इससे बस, और इन्होंने क्या लिखा, नीचे लिखा कि ऑल द प्रॉफिट्स विल बी रिपार्टेड एवरी ईयर एंड देयर विल बी नो withholding taxes, estimate NPV of the proposed project in India and evaluate its feasibility, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या एवरी ईयर रिपार्टेड होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट निकालने पड़ेंगे, या फिर कह लो फॉरवर्ड रेट। कैसे निकालेंगे, परचेज पावर पैरिटी थ्योरी से, पीपीटी से निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, करंट एक्सचेंज रेट आपका है 72, इसको आप मल्टीप्लाई करो कैसे, इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं, स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ रुपी अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ डॉलर। 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ रुपी कितनी है, 9%, तो 72 इंटू 1.09 डिवाइडेड बाय 1.08, ये आपका आ गया 72.67। तो इस तरीके से निकाला होगा 72.67, 72.67, हाँ ये। अब उसके बाद इसमें ये सेम करते रहो, मल्टीप्लाई 1.09 डिवाइड बाई 1.08, ये आपका गया 73.34, फिर मल्टीप्लाई 1.09 डिवाइड बाई 1.08, 74.02, फिर मल्टीप्लाई 1.09 डिवाइड बाई 1.08, ये आएगा 74.71, फिर मल्टीप्लाई 1.09 डिवाइड बाई 1.08, ये आपका आ गया 75.40। तो ये आपके आ गए एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। क्योंकि हमें रिपार्टेड करना होगा तो हमें एक्सचेंज रेट चाहिए होंगे। और इसके लिए हम देख लेते हैं, हमें एनपीवी के लिए क्या करना होता है, हमें कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो देखने होते हैं। कैश आउटफ्लो क्या है हमारा, कैश आउटफ्लो हमारा 80 लाख है, 8 मिलियन रुपीज़ या फिर 80 लाख रुपीज़। और हमारा क्या है, आपने वर्किंग कैपिटल भी 10 लाख की और लगाई है, तो टोटल आपका क्या हो गया 90 लैक्स। 90 लैक्स का आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो हो गया। इसको 72 का स्पॉट रेट है, तो इनिशियल कैश आउटफ्लो इन यूएसडी डॉलर्स आपके आ गया 1,25,000, 90 लाख डिवाइड बाय 72, तो आपका 1,25,000 इनिशियल कैश आउटफ्लो इन यूएसडी डॉलर्स आ गया। और उसके बाद हम देखेंगे इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। अब इसके लिए हर साल की वर्किंग करनी पड़ेगी, क्यों, एक साथ ही कर सकते थे हम। इंस्टीट्यूट का सेम ऐसे क्वेश्चन स्टडी मैट में है, उसमें ये रिपार्टेड वाली बात नहीं थी।
तो उन्होंने क्या करा था, एक ही बार इन्होंने क्या करा, इन्होंने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाला, उसको क्या करा, प्रेजेंट वैल्यूज की एन्यूटी बना ली, इन सब की एन्यूटी बना के सीधा मल्टीप्लाई करा, और उन्होंने क्या करा, कैश आउटफ्लो से आपका कंपेरिजन करके एनपीवी निकाल दी। बट इस वाले क्वेश्चन में हम वो चीज़ नहीं कर सकते, हमें सेपरेटली शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एवरी रिपार्टेड कर रहा है, और इनके क्या एक्सचेंज रेट फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो इसके लिए हम देख लेते हैं इन्होंने क्या करा है। 80,000 तो आपकी यूनिट्स है, 100 का सेलिंग प्राइस है, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी 30 है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका क्या आ गया, 5,56,00,000 आ गया। इसमें से आपका 5 लाख का फिक्स कॉस्ट गई, तो 51 लाख आपका आ गया EBIT। और इसमें से आई इंटरेस्ट तो दे नहीं रखा, और इसमें से अब डेप्रिसिएशन लेस करो 12 लाख का, 12 लाख का डेप्रिसिएशन लेस हुआ। इसमें से टैक्स सेविंग करो, मतलब टैक्स माइनस करो 34%, तो 25,74,000 प्लस 12 लाख आपका डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो, तो 37,74,000 आपका क्या आ गया, आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। मैंने कुछ ज़्यादा पास करा दिया, आप एक बार वर्किंग देख लीजिए। 80 लाख का सेल रेवेन्यू हो गया, लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस करी, फिर फिक्स कॉस्ट लेस करी, फिर आपने डेप्रिसिएशन लेस करा, EBIT आया, आई तो है ही नहीं, तो सीधा टैक्स माइनस 34% से करवा दिया, EAT आ गया। अब कैश फ्लो निकालने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो, तो ये आपका आ गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 37,74,000। ये चारों ईयर में सेम रहेगा, 1 ईयर में, 2 ईयर में, अरे भाई सारा क्यों बोल दिया, अरे यहाँ पे, हाँ पर ये आपका फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, ये बिल्कुल सेम रहेगा। देखो 37,74,000, 37,74, 37.74। लास्ट में क्यों चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास दो एडजस्टमेंट है। एक तो हमारे पास क्या होगा, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल जो 10 लाख की थी, एक तो वो ऐड हो जाएगी हमारे पास, 10 लाख की हमारी रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल ऐड हो जाएगी। और हमारे पास और क्या ऐड हो जाएगा, हमारे पास जो साल्वेज वैल्यू ऑफ मशीनरी है वो कितनी है, 20 लाख की है, 2 मिलियन ना, तो 20 लाख की होगी। अगर हम देखें तो जब भी हमारा SLM मेथड लगता है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी WDV लास्ट में कितनी रहेगी, एट द एंड ऑफ ईयर 5 आपने 12 लाख का डिप्रिसिएशन निकाला था, 5 लाख का डिप्रिसिएशन हो गया 60 लाख, टोटल कॉस्ट कितनी थी 80 लाख। तो अगर हम देखें इसकी WDV अभी भी कितनी बच रही है, 80 लाख में 60 लाख का डिप्रिसिएशन या 20 लाख, साल वैल्यू की कितनी है 20 लाख, तो इस पे तो कोई आपका क्या कैपिटल गेन हुआ ही नहीं, कैपिटल गेन आपका हुआ ही नहीं, 20 लाख की WTV, 20 लाख की सेल वैल्यू, तो आपका क्या हो गया, आपका कैपिटल गेन कुछ हुआ ही, तो उस पर टैक्स सेविंग भी नहीं हुई, तो सीधी सालवेज वैल्यू ऐड हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे अगर हमारे पास कैपिटल गेन हो रहा होता, तो हम क्या करते हैं, नेट ऑफ टैक्स सैलवेज वैल्यू ऐड करते, तो यहाँ पे 20 लाख की सैलवेज वैल्यू भी आ गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 37.74 अभी ईयर 4 तक तो आ ही रहा था, मतलब इसमें 30 लाख और ऐड हो गया, तो 67.74 आ गया। और इनके हमने एक्सचेंज रेट निकाले ही थे, 72.64, 73.34, 74.02, और ये सब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 74.0, 74.71, 75.40, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इन USD आ जाएंगे। जैसे USD आए, अब इसको क्या करना है, डिस्काउंटिंग करनी है, तो आपको दे रखा है 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और इनका हमने 8% का इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है। अलग अलग लगाना पड़ेगा, एन्यूटी नहीं, क्योंकि एक्सचेंज रेट आ गया, देखो 0.926। अब सबको मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर यही आएगा 3774 डिवाइडेड बाय, देखिए 72.67, यह आएगा आपका 519334 मल्टीप्लाई 0.926, मल्टीप्लाई 0.926, ये आपका आया 40809। ठीक है, बढ़िया, ये भी सही है। 3774 डिवाइड बाय 73.34, आप देख लीजिए जल्दी फटाफट, 0.857, 44,100.33, ये भी सही है। 3774, मैंने वैसे सारी कैलकुलेशन चेक करी हुई है, बट आप तब भी कर लीजिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। 40,483, ये भी सही है। 3774 डिवाइड बाय 74.71 मल्टीप्लाई बाय 0.735, 37,128.77, ये भी सही है। 6774 डिवाइडेड बाय 75.40 मल्टीप्लाई 0.681, 61,181, सब क्वाइट करना, 48,090.33 डिवाइड 44,100.33 प्लस 44,83.06 प्लस 37,128.77 प्लस 61,181.62, क्या आया 230,984.11, और इसमें से इनिशियल माइनस कर दो 1,25,000, जो हमारा क्या था कैश आउटफ्लो 1,05,984.11। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, NPV आएगा। NPV पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो प्रपोजल, कोई दिक्कत ही नहीं है, इन्वेस्ट कर दो प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया, आंसर यही है। और कुछ आपको लगता है आपका कुछ और अजम्पशन है या आपकी व्यू है कि आप क्या होगी, भाई हम यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट ऐड करते हैं, इन सब के अंदर हमारे पास सेल रेवेन्यू है, इन सब का प्राइस भी तो बढ़ता है। बट अगर इस क्वेश्चन के अंदर शायद एक चीज़ लिखी हुई थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ,
अच्छा नहीं लिखी, हाँ ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन रेट भी आप ऐड करके अज्यूम कर सकते थे, बट ये बेस्ट आंसर है जो आईसीए ने करा हुआ है। तो इसमें आप नोट डाल के ये भी अज्यूम कर सकते थे कि भाई हमारा इन्फ्लेशन रेट है, तो हम इन्फ्लेशन रेट इंडिया का ऐड करेंगे, तो सबके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी हम कॉस्ट भी बढ़ा देंगे, ये आपका कह लो कि आपका जो ईएटी है आपका वो बढ़ता चला जाएगा, आपका कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो उस तरीके से भी आप अज्यूम कर सकते थे। बट ये बेस्ट आंसर है, डिपेंडिंग अपॉन योर अजम्पशन, आप क्या अजम्पशन एग्जाम में कोट करते हैं। नेक्स्ट चांस क्वेश्चन आपका 4B है। 4B क्या है, ये बेसिक आपका फॉरेक्स का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, किसी ना भी देखो तब भी हो जाएगा। आपको जापानीज कंपनी है, इफेक्टेड सेल्स टू एक्स लिमिटेड करिए इंडियन कंपनी को, और पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स है, तो इनवॉइस अमाउंट 216 JPY लैक्स है, और स्पॉटेड आज जो है उसके अकॉर्डिंग आपका ₹50 लाख बनता है, तो मतलब स्पॉटेड क्या हुआ, 216 डिवाइड बाई 50, तो 4.32 JPY, 4.32 JPY, और इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन बाई 8% ओवर 3 मंथ्स पीरियड, और उसको लग रहा है कि 8% से डिक्लाइन होगा, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो कह रहा है कि भाई अप्रोप्रिएटली आप हेज वेज करो, किससे करो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से करो। अगर देखा जाए, अब इसने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लॉस एंड शो हाउ इट कैन बी हेज, मतलब कह रहा है एक्सपेक्टेड लॉस बताओ और बताओ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेने से हेज कैसे करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि अगर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता तो क्या लॉस आता, ये क्या आपका प्रॉफिट भी आता, लॉस कितना आता, और अगर हम देख लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता तो हमारा कितनी पेमेंट होती, अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता तो कितनी पेमेंट, जब नहीं लेता तो कितनी पेमेंट, देख लेते हैं कितना लॉस आएगा कंपेरिजन करके, क्या कुछ सेविंग हो रही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, ऑब्वियसली होगी। अगर हम देखें तो 4.32 हमारा जीपीवाई है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 8% से डिक्लाइन हो रहा है हमारा, कौन सा एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो रहा है, तो कौन सा एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होगा, रुपी डिक्लाइन होगा या जीपीवाई डिक्लाइन होगा, तो आंसर इज ऑब्वियसली रुपी आपका डेप्रिशिएट होगा, रुपी डेप्रिशिएट होगा, रुपी डेप्रिशिएट होगा, मतलब आज एक रुपी की वैल्यू 4.32 जेपीवाई है, मतलब आज मुझे एक रुपये के बदले में 4.32 जेपीवाई मिलते हैं या फिर मैं देता हूँ। तो ऐसा फ्यूचर में मतलब 3 मंथ बाद क्या होगा कि एक रुपये के बदले मुझे सिर्फ कितने जेपीवाई मिले, ऑब्वियसली मुझे कम मिलेंगे, ठीक है। 4.32 में से 8% माइनस करेंगे तो मुझे 3.9744 जेपीवाई मिलेंगे 3 महीने बाद। अब 3.9744 जीपीवाई अगर मुझे मिलेंगे और मुझे पेमेंट 216 जीपीवाई की करनी है, इससे अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ जाएगी आफ्टर 3 मंथ, 54.35, 54.35 की मुझे पेमेंट करनी पड़ जाएगी आफ्टर 3 मंथ्स, और आज इसकी प्रेजेंट कॉस्ट क्या 50 लाख, तो पता चला कि भाई एक्सपेक्टेड लॉस हमारा हो गया 4.35 का, और ये तो हुआ जब हमने फॉरवर्ड कवर नहीं लिया। अगर फॉरवर्ड कवर लिया होता तो हमें हमारा रेट क्या होता, 3.9744 नहीं होता, हमारा रेट होता 4.2, हमारा रेट होता 4.2, हमारा रेट होता 4.2, तो हम करते क्या करते 216 डिवाइड बाई 4.12, 4.12, 4.12 से करते तो 52.43 आपका क्या आता है कॉस्ट आती है आफ्टर 3 मंथ्स, और प्रेजेंट कॉस्ट क्या है 50, तो एक्सपेक्टेड लॉस आ गया 2.43। अब देख लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया तो लॉस क्या था 4.35 का था, जब लिया तो लॉस कितना आया 2.43, तो लॉस तो कम हो गया 1.92 का, 1.92 का आपका क्या आ गया लॉस कम हो गया, तो आपका ऑब्वियसली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम देंगे, हेंस टेकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सजेस्टेड। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, आपको एक ही रेट निकालना था, एक तो आपको दिया ही हुआ था कि भाई क्या होगा, आपका फॉरवर्ड रेट आपका 4.12 है, उसके अकॉर्डिंग देख लो हमारी कॉस्ट कितनी आई 52.43, हमारा एक्सपेक्टेड लॉस 2.43 आया। अब एक रेट आपको निकालना था कि भाई 8% डिक्लाइन होगा, कौन सा डिक्लाइन होगा, ऑब्वियसली इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होगा, तो उसका रेट क्या आया 4.32 माइनस में 8% जब करेंगे या फिर मल्टीप्लाई 92% करेंगे तो 3.9744 आया। उससे अगर हम देखा तो आफ्टर 3 मंथ्स कितनी कॉस्ट आई 54.35 आई, लेस करा प्रेजेंट कॉस्ट 50, तो एक्सपेक्टेड लॉस आया आपका 4.35, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आसान था। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पार्ट आया है फोर्थ के सी में, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स बताओ, ये भी अगेन थ्योरी सिंपल क्वेश्चन है, कैसे प्राइसिंग होती है सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स की, दो एंगल होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, ओरिजिनेटर्स एंगल होता है और आपका इन्वेस्टर्स एंगल होता है, तो ये आपको लिखना था ओरिजिनेटर एंगल के बेसिस पे क्या होगा जो वो कॉस्ट इंकर करेगा, और इन्वेस्टर कहेगा भाई इसकी वाई केडी वगैरह देखो, और मार्केट में क्या उसका यील्ड कर रहा है वो सब देखो, मैंने आपके लिए हाईलाइट पहले से कर रखा है, ये बोल्ड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का ये आपका है, आपका कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन आपका है आपका बॉन्ड बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन है, ये बहुत टाइम से लग रहा था आएगा आएगा आएगा, और ये क्वेश्चन आ ही गया, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर 3-4 वर्किंग ही होती है, क्या वर्किंग होती है आप देखते हो कि भाई मेरा अभी इनिशियल आउटफ्लो कितना होगा, इनिशियल आउटफ्लो कैसे देखेंगे, क्वेश्चन में आपको स्टार्ट ही करवा देता हूँ, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है, 600 lakhs की 10% बॉन्ड है, और पता चला क्यों हम बॉन्ड क्यों रिफंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई इंटरेस्ट कूपन रेट 7% हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं कम पेमेंट करना चाहूँगा इंटरेस्ट की, तो इसलिए मैंने क्या करा इसको रिफंड करा। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई रिफंड करूँ या नहीं करूँ,
तो रिफंड करने में मैंने देखा 10% मेरी एग्जिस्टिंग बॉन्ड थी और उसको रिफंड कॉस्ट तो 600 लाख है और हमारा ये रिफंड करना चाह रहे हैं 5 ईयर्स बॉन्ड कैरिंग अमाउंट कूपन रेट 7% से और इशू ऑफ न्यू बॉन्ड क्या है 12 लाख की है और कॉल प्रीमियम 3% मतलब 600 लाख की मेरी एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उसका 3% निकालो मतलब 18 लाख का मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ रिफंड करूँगा। ओल्ड बॉन्ड मेरी 600 लाख की थी उसको मुझे पे करना है तो उसका प्रीमियम मैं कितना करूँगा 18 लाख। 18 लाख ये तो ये आउटफ्लो हो गया मेरा। ठीक है कैसे 618 में पेमेंट हो गई ना देखो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अगर मैं पुरानी बॉन्ड रिफंड करूँगा तो वो मेरी क्या आ जाएगी 618 में जाएगी 3% ऐड करके और मैंने न्यू बॉन्ड से मुझे कितना अमाउंट मिला 600 लाख। ठीक है और मेरा इनिशियल पे ही कितना और इनिशियल को पे मेरा इशू कॉस्ट और लग गया न्यू बॉन्ड का 12 लाख। मैं एक बार हाईलाइट चेंज आपको और दिखाता हूँ करके। ठीक है मेरा इनिशियल कॉस्ट हो गया मेरा 12 लाख का और हो गया तो ये भी हम इनिशियल आउटफ्लो में ऐड कर लेंगे। तो टोटल अगर मैं देखूँ तो इनिशियल आउटफ्लो मेरा 30 लाख आ गया और इनिशियल कुछ मेरी सेविंग भी हुई है। कैसे सेविंग हुई है अगर मैं देखूँ इनिशियली मेरी सेविंग कैसे हुई तो प्रीमियम मैंने 18 लाख का दिया तो ये मेरा पी के अंदर डेबिट होगा। और मैंने क्या करा मेरी अनअमोर्टाइज कॉस्ट है 18 लाख का मेरा जो पुरानी वाली बॉन्ड है उसकी अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस की जो है अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ इशू कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स है ये भी आपको राइट ऑफ करना है। तो 18 लाख प्लस 18 लाख 36 लाख हमने और पीएनएल के अंदर डेबिट करा। उस पर टैक्स सेविंग हो जाएगी टैक्स रेट हमारा है 30%। तो 10.8 लाख 10.8 लाख का हमारा क्या हुआ इनिशियल कैश इनफ्लो भी आ जाएगा। देखो ये करा 18 लाख का तो हमारा प्रीमियम कॉस्ट हो गया और 18 लाख का हमारा अनअमोर्टाइज कॉस्ट हो गया दोनों को ऐड करा 36 लाख हो गया और टैक्स सेविंग 10.8 लाख हो गया। तो ये इनिशियल लेवल पे ही हुआ जीरो 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 ईयर जीरो पे। और उसके बाद क्या होगा एवरी ईयर हम अब न्यू बॉन्ड इशू करी है उसका पहले वाले का तो रेट था 10% पुरानी वाली बॉन्ड का नई वाली बॉन्ड का है 7%। तो हम देख लेते हैं कि भाई कुछ हमारे इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो हो रहा है क्या न्यू बॉन्ड इशू करने से। तो पुरानी वाली बॉन्ड की कॉस्ट कितनी 600 लाख पे 10% का तो हमारा क्या हुआ 60 लाख का तो हमारा क्या हो गया हमारा बॉन्ड का इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया। और हमारा क्या था हमारा 18 लाख का हमारा वो था अनअमोर्टाइज एक्सपेंस वो 5 ईयर्स से तो मतलब 3.6 है ये भी पीएनएल में डेबिट करा होगा। तो टोटल पीएनएल के अंदर डेबिट हुआ 63.6 लाख। तो इसका हमने टैक्स सेविंग करी 30% मतलब 19.08 की तो हमारी टैक्स सेविंग आई होगी। और हमने एक्चुअल में इंटरेस्ट कॉस्ट कितना पे करा है दैट इज 60 लाख। तो अगर हम देखें तो हमारा 40.92 मतलब ओल्ड बॉन्ड के अंदर हमारी कॉस्ट आई थी 40.92 देखो यही आई 40.92। कैसे इंटरेस्ट 60 लाख का गया 600 लाख पे 10% और हमारी जो अनअमोर्टाइज कॉस्ट थी 18 लाख डिवाइड बाई 5 ईयर्स रिमेनिंग है तो 3.6 पीपीएन के अंदर डेबिट होंगे। टोटल कॉस्ट पीएन में डेबिट हुई 63.6 लाख और इस पर टैक्स सेविंग 30% 19.08 लाख आ गया और 90.08 का तो टैक्स सेविंग हुआ। और हमारा 60 लाख का क्या है हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है तो अगर हम देखें तो नेट इफेक्टिव हमारी जो कॉस्ट रही 40.92। ऐसे हम न्यू बॉन्ड का देख लेते हैं उसमें 7% का रेट है 600 इंटू 7% ये आपका 42 और अनअमोर्टाइज कितना है हमारा ये जो कह लो अमोर्टाइज पीएनएल के अंदर जो हम डेबिट करेंगे वो 12 लाख डिवाइड बाई 5। 12 लाख है ना हमारी न्यू कॉस्ट मतलब न्यू फंड की न्यू बॉन्ड की हमारी कॉस्ट 12 लाख डिवाइड बाई 5 2.4 लाख और ऐड हुआ। इस पर टैक्स सेविंग 30% तो 13.3 टैक्स सेविंग आई माइनस प्लस हमारा क्या है इंटरेस्ट पेड 42। तो अगर हम देखें 28.68 हमारा क्या आया नेट कैश आउटफ्लो अंडर न्यू बॉन्ड के अंदर 28.68 आया। तो इंक्रीमेंटल देख लो 28.68 न्यू के अंदर है ओल्ड के अंदर कितना था 40.92 था। क्या तो सेविंग होगी 12,24,000 की 12.24 लाख की। ये एनुअल सेविंग होगी नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। तो वही मैंने आपके लिए इंक्रीमेंटल एनपी भी निकाला है। तो 12,24,000 हमारे अगले 5 साल के लिए इनिशियल में मेरा कैश आउटफ्लो 30 लाख का आया था और 10.8 लाख की मेरी आपकी सेविंग आई थी। मैंने आपको सारी फिगर्स दिखा दी 12.24 और 10.8 और आपका आया 30 लाख। ये आपको सारी फिगर्स मैंने मैच करा दी। अब एक और चीज़ थी कि जब भी हम आपको डिस्काउंटिंग करते हैं वो ऑब्वियसली हम न्यू बॉन्ड के बेसिस पर करते हैं। न्यू बॉन्ड का रेट कितना 7%। अभी पोस्ट टैक्स नहीं है तो इसमें 7% हम टैक्स माइनस करेंगे तो 4.9 आएगा। तो मतलब 7% वाला तो बिल्कुल ही बेकार है। आपको जो करनी है आपको डिस्काउंटिंग करनी है वो आपको यहाँ से करनी है ग्रीन से हाईलाइट करूँगा जिससे करनी है आपको दैट इज़ 4.9 वाले से आपको डिस्काउंटिंग करनी है। और इसका टोटल देखें तो 4.341 आया है। तो इससे हम निकाल लेंगे एनपीवी क्या है 4.341 4.341। अब एनपीवी क्या है तो आप सिंपल कर दो 12,24,000 मल्टीप्लाई 4.341 ये आपका है 53,13,384 और 30 लाख लेस कर दो और 10,80,000 ऐड कर दो ये आ गया 33,93,384 ये आपका इंक्रीमेंटल एनपीवी आ गया। तो ऑब्वियसली हम एक्सेप्ट कर लेंगे बॉन्ड को।
ठीक है, बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन होगा, बॉन्ड को हम रिफंड कर देंगे। नेक्स्ट 5 का बी पार्ट, अगेन ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ये आपका फॉरवर्ड वाला है, फॉरवर्ड हेजिंग है, बट इसके अंदर हमारा क्या है, एक तरीके से मार्जिन हम दे रहे हैं, अपफ्रंट प्रीमियम दे रहे हैं 1% का। तो जब भी अपफ्रंट प्रीमियम हम 1% का देंगे, वो किस पे देंगे, इन्होंने दिया भी है, फॉरवर्ड अमाउंट परचेज पे देंगे। और फॉरवर्ड अमाउंट हमारी कितनी है, हमने कहा हम स्पॉट रेट दे रखा है, तो स्पॉट रेट 73 का तो बेकार है, और इट कैन परचेज फॉरवर्ड एट 74। हमारे पास 1 लाख की यूएसडी डॉलर है, तो 1 लाख की यूएसडी डॉलर मल्टीप्लाई बाय 74 मल्टीप्लाई बाय कितना अप फ्रंट प्रीमियम है, 1% का अप फ्रंट प्रीमियम है, तो 74,000 का तो प्रीमियम हो गया। अब उस पर क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे, वो कितनी है, कॉस्ट ऑफ फंड 10% है, कितने महीने की। अगर हम देखें तो हमें पेमेंट करनी है 30 सितंबर को, और आज हम खड़े हैं 1 अप्रैल को, तो 6 महीने की हम देखेंगे प्रीमियम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम अपफ्रंट प्रीमियम पे निकालेंगे, दैट इज 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो ये आपका आ गया 3700 प्लस 74,000। तो एक तरीके से देखा जाए तो टोटल हैजिंग कॉस्ट आपकी होगी 77,700। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा अगर 76 का रेट होता है, 70 का रेट होता है, 79 का रेट होता है, तो आप बताओ क्या करना है आपको। आपको देखना है कि आपका क्या गेन और लॉस आया। तो मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 74 पे, 76 का रेट हो गया, तो मुझे तो गेन हो गया 2 रुपये का। भाई मुझे पेमेंट कम करनी पड़ेगी ना, 74 पे मैंने पेमेंट करनी है, 76 का रेट हो गया, तो मुझे 2 रुपये का तो गेन हो गया। कितने यूएसडी डॉलर है, 1 लाख, तो 2 लाख का गेन हो गया, बट हेजिंग कॉस्ट भी तो है 77,700 की, बोलेस करो, तो 1,22,300 का गेन हो गया, नेट गेन फर्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट इन्होंने कहा 70 का रेट हो गया, ओहो मैं तो 74 पे करके बैठा हूँ फॉरवर्ड, एक्चुअल रेट 70 का हो गया, मेरे तो लॉस हो गया, लॉस कितना, 4 का, 4 इंटू 1 लाख, 4 रुपये का इंटू 1 लाख यूएसडी डॉलर, तो 4 लाख का लॉस हो गया, और हैजिंग कॉस्ट भी मेरी चली गई 77,700 की, तो 4,77,700 का मेरा नेट लॉस हो गया। उसके बाद मेरा है 79 का रेट हो गया, अगेन मैं 74 पे करके बैठा हूँ, 79 का रेट हो गया, मैं तो 5 लाख का लॉस हो गया, लॉस नहीं गेन हो गया, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और मल्टीप्लाई बाई 1 लाख डॉलर, तो 5 लाख का गेन हुआ, इसमें से हेजिंग कॉस्ट 77,700 की लेस कर देंगे, तो 4,22,300 का हमारा नेट गेन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था। राइट द करेक्टरिस्टिक ऑफ वीसीएफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, ये तो आसान है, लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, लैक ऑफ लिक्विडिटी होता है, हाई रिस्क होता है, इक्विटी पार्टिसिपेशन, ये सब आपको अंदर थ्योरी लिखनी भी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट 6A का अगेन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका कौन सा है, करंट मार्केट प्राइस, इन्होंने वैल्यूएशन वगैरह निकलवाई है कि भाई प्राइसिंग करवाओ, कैसे निकालो, इन्होंने कहा प्राइस ऑफ शेयर ऑफ बोथ दी कंपनी निकालो, ये कैसे निकालेंगे, सबको आपको पता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक थी कि आप डीपीएस जो आपका डिविडेंड दे रखा है, वो आपका डिविडेंड एट ईयर एंड 1 है या फिर ईयर एंड 0 है। तो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ये लगती है भाई ग्रोथ रेट दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसे D0 मान लेते हैं, बट आप इसे ऑल्टरनेटिवली D1 से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार D0 से करके दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं, प्राइस कैसे निकालते हैं, P0 कैसे निकालते हैं, D1 या फिर D0 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी करते हैं। D0 दे रखा है हमारे पास 4, इसमें 10% का ग्रोथ रेट ऐड करो, डिवाइडेड बाय के कैसे निकालेंगे, के आपका सीएपी मेथड से निकालेंगे। ये क्या होता है, सीएपी मेथड से के कैसे निकलता है, के इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आर एम माइनस आर एफ ऑफ सिक्योरिटी इंटू आर एम माइनस आर एफ, आपका वो आर एम हो गया 14 माइनस आर एफ 7, तो 14 माइनस 7%, और 14 माइनस 7 मल्टीप्लाई बीटा क्या है, इसका है 0.9 प्लस आपका क्या हुआ आर एफ, तो दोनों के आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, इसका 13.3 आ गया वाई एक्स लिमिटेड का, और वाई लिमिटेड का मेरा कर्सर कहाँ गया, मेरा कर्सर गिरा, हाँ इसका 13.3 आ गया एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड का निकाला 14 पर माइनस 7 इंटू में बीटा 1.2 प्लस 7, तो इसका आ गया 15.4 इसका की आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। अब देखो सिंपल फॉर्मूला प्राइस निकालने का, P0 कैसे निकालते हैं, D0 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी, P0 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी, ठीक है। अब सिंपल फॉर्मूला के दोनों के दे रखे हैं, D0 हमारे दे रखे हैं, सिंपल निकालो P0, सिंपल आंसर करना 4 प्लस 10% अपॉन में 3.3%, 133.33, ये क्या है 4 प्लस 10% अपॉन में कितना आया 5.4%, 81.48। ऑल्टरनेटिवली आप कैसे निकाल सकते हो, D1 मान के भी निकाल सकते हो, 4 को हम D1 मान लेते हैं, उस केस में क्या आंसर आएगा 4 डिवाइड बाई 3.3, ये आपका आएगा 121.21, और नेक्स्ट वाले केस में क्या 4 डिवाइडेड बाय 5.4%, ये आपका आएगा 74.07। तो आंसर दोनों में आपका सेम तो नहीं आना, बट आप अजम्पशन नोट करके दे सकते हो। नेक्स्ट में क्या है, राइट द कमेंट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर ऑफ प्राइस कैलकुलेटेड एंड करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस इसका क्या 150 है, इसका 70 है, तो देख लो भाई ओवर वैल्यूड या कौन सा अंडर वैल्यूड कौन सा है।
मैंने देखा 150 था इसका प्राइस, ये 133 है, तो मेरा फेयर जो प्राइस आ रहा है 133.33 आ रहा है। एक्चुअल में क्या प्रिवेल कर रहा है, 150 प्रिवेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा क्या है प्राइस मार्केट में जो एक्स लिमिटेड है वो ओवर वैल्यूड है, क्योंकि मेरा क्या मार्केट में ज़्यादा है उसका रेट। और वाई लिमिटेड का अगर मैं देखूँ तो मेरा फेयर जो प्राइस आ रहा है 81.4 है, बट मार्केट में क्या है 70 का रेट है, तो ये क्या हो गया मेरा अंडर वैल्यूड हो गया, 70। और क्या करते हो, अंडर वैल्यूड वाली चीज़ को आप बाय करते हो और ओवर वैल्यूड वाली चीज़ को आप सेल करते हो। तो वही इसने थर्ड वाले पार्ट में कहा कि भाई कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, भाई क्या करो, अंडर वैल्यूड वाली चीज़ को बाय करो, तो मतलब वाई लिमिटेड में इन्वेस्ट करो, और सेल कर दो आप एक्स लिमिटेड को, क्यों, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड है। बस आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन आपका जो है 6 का बी क्वेश्चन है, ये भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इन्होंने कहा है डी डी लिमिटेड अ कंपनी है बेस्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर गुड क्वालिटी ऑफ लेदर बैग्स एंड सेल्स टू रिटेल आउटलेट्स, और मतलब इंडिया में बेचती है, बाहर भी यूएस में बेचती है, बट पता चला कॉस्ट ऑफ लेदर इंडिया में ज़्यादा है, तो कंपनी रिव्यू कर रही है प्रपोजल को, इंपोर्ट करना चाहती है लेदर इन बल्क फ्रॉम यूएसए सप्लाई, और एस्टिमेट करें नेट यूएसडी डॉलर क्या है, इंडिया रुपीज़ क्या है, इसका इन्होंने नॉमिनल टर्म्स है। नॉमिनल टर्म्स है तो ऑब्वियसली इसके अंदर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट हो रखी है, हमें नहीं करनी है, ठीक है। इन्होंने देखा कि नेट कैश फ्लो क्या है, यूएसडी डॉलर 25 लाख लगाए हैं, इसमें 5 लाख 7 ये इन्होंने दे रखी है। अब क्या, इफ़ नॉट इम्पोर्टेड कॉस्ट ऑफ लेदर टू बी परचेज इन इंडिया, चलो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं इन्होंने क्या करा है। इन्होंने क्या करा है, डीमलिमिटेड इवेल्युएट करती है इन्वेस्टमेंट को, डिस्काउंट रेट 9% है, यूएस कस्टमर को यूएस में इन्वॉइस करते हैं और कन्वर्ट करते हैं फॉरवर्ड रेट पे, डिस्काउंट रेट इंडियन रेट, ये ठीक है। इन्फ्लेशन रेट दे रखा है, दोनों का इन्फ्लेशन रेट दे रखा है, तो हम सबसे पहले तो, और करंट रेट दे रखा है 74 का, तो हम एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट निकाल लेते हैं, कितने साल के, 3 साल के निकाल लेते हैं। कैसे, पावर परचेज पावर पैरिटी से पी टू पी टी से 74 मल्टीप्लाई बाय 1.08 डिवाइड बाय 1.09, 73.32। इसे दोबारा करो, कैसे निकालो, मल्टीप्लाई बाय 1.08 डिवाइड बाय 1.09, 72.65 मल्टीप्लाई 1.08 डिवाइड बाय 1.09, ये आपका 71.98। तो इस तरीके से आपके तीनों के एक्सचेंज रेट हो गए, क्यों, क्योंकि आपको क्या कन्वर्ट करके इंडिया में लाना भी पड़ेगा, जो भी आपके ये वाले क्या नेट कैश फ्लोज है 57825। अब इनको कन्वर्ट कर लो, 25 पे कौन सा रेट लगा देंगे, 25 लैक्स पे कौन सा रेट लगा देंगे, वो तो स्पॉट ही लगेगा 74 का, 20 कन्वर्जन रेट, या फिर कैश यूएसडी डॉलर के कैश आउटफ्लो इनफ्लो आ गया 25 लाख माइनस में 5 7 और 8 आ गया। एक्सचेंज रेट हमारा स्पॉट 74, और ये आपके एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट 73.32, 72.65 और 71.98। इसको आपने कन्वर्ट कर लिया, रुपीज़ में निकाल लिया इनके अमाउंट, रुपीज़ में निकाला, और रुपीज़ का ऑलरेडी हमें कैश फ्लो दे भी रखे थे, क्या दे रखे थे 0 60 80 90, इन दोनों को ऐड कर लो, वही इन्होंने करा नेक्स्ट वाले पार्ट में। ये आपका कैश फ्लो इन यूएसए जो था वो इन रुपीज़ निकाल दिया, 1850 366.60 508.55 575.84, ये हमने फर्स्ट पार्ट से पकड़ा। और इंडिया के कितने हैं 60 80 90, इन सबको ऐड करा और प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली 9% कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ये आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे थे 0.917 0.842 0.772, ये हमने इनको निकाल लिया, और इस तरीके से हमारा एनपीवी जो है वो नेगेटिव आ गया -449.22। सो इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू इम्पोर्ट लेदर फ्रॉम यूएस से, क्यों, क्योंकि एनपीवी हमारा नेगेटिव है 449। और हमने क्या है, लेदर डिसीजन जो है, हमने बाइंग डिसीजन ऑफ लेदर फ्रॉम इंडिया नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसकी, कि उसकी कितनी यूनिट्स हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी है, तो उस पर हमने कमेंट करा ही नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ है आपकी, इस पर हम कमेंट कर नहीं सकते। इफ़ नॉट इम्पोर्टेड कॉस्ट ऑफ लेदर टू बी परचेज इन इंडियन रुपीज़ 400 450 500 600, इस पर हम कमेंट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है सफिशिएंटली इन द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका थ्योरी का 4 नंबर का, बाय एंड होल्ड क्या है, एक वन ऑफ द पॉलिसी है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की, तो उन्होंने क्या करा, अदर पॉलिसी बता दो। अदर पॉलिसी क्या होती है, कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी होती है, और आपका क्या होता है, एक और सीपीपीआई होती है आपकी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। कांस्टेंट मिक्स के अंदर क्या रहता है, जो भी आपकी पोर्टफोलियो की जो क्या होती है, मिक्सचर होता है, जैसे डेट का और इक्विटी का, वो इन द सेम प्रोपोर्शन रहता है, सेम रहता है उसका, सेम रहता है। जैसे मान लो इन्होंने यहाँ पे 60 और 40 करवाया, तो अगर फ्यूचर में अगर डाउन या फॉल किसी में भी हुआ, आपका इक्विटी अगर बढ़ता है या कम होता है, उसके बाद जो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 60-40 में ही हमें रखनी है। उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि बॉन्ड में हमें इन्वेस्ट करना है, हमें हमें इक्विटी को सेल करना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन देंगे। तो वही मैंने आपके लिए थ्योरी लिखी है यहाँ पे। और कांस्टेंट प्रपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके अंदर क्या होता है, इसमें तो सिंपली एक इन्होंने फॉर्मूला सा बना रखा है कि भाई
हमें ये देखना होता है कि हम शेयर्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। उसका एक फॉर्मूला है, इक्वल टू क्या है, मल्टीप्लायर। एक मल्टीप्लायर आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस में फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती है, मल्टीप्लायर आपको क्वेश्चन में दिया होता है, पोर्टफोलियो वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितनी होनी चाहिए, तो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू में से इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लेस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन आपकी डेट आ जाती है। तो उसके बेसिस पे ये वाला 2-3 इलस्ट्रेशन मैंने आपको दे रखी हैं। और नेक्स्ट वाला इसका जो पार्ट है थ्योरी का, वो है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पे थ्योरी लगा दी इन्होंने। और मेन फीचर्स क्या है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है भाई, जब हमें लगता है कि भाई बोरो लेंडर है, उसको लगता है भाई फ्यूचर में क्या रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है, कम हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, बैंक पे जाता हूँ, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि भाई फ्यूचर में इतना रेट मुझे आप कोट करना। तो वो इसके फीचर्स लिखे हैं कि भाई यूजली कोटेड बाय बैंक्स है, इंटरेस्ट रेट कोट करते हैं, लिबोर का, और बेनिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है, और डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ प्रिंसिपल नोशनल सेटल एंड मैच्योरिटी इन कैश, डिफरेंशियल अमाउंट इज काउंटेड एट द पोस्ट चेंज एक्चुअल इंटरेस्ट। तो ठीक है सर, ये था आपके ओवरऑल दिसंबर 2021 सीए फाइनल एसएफएम का पेपर। मैंने आपके साथ पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है, सारे सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और सर यही था मेरे साइड से। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऑडिट पे लेके आऊँगा, ऑडिट के सजेस्टेड आंसर्स। टिल देन आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक गाइस। बाय बाय, एंजॉय। और हाँ, लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करिए। बाय बाय।